ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? अच्छा जी सर, हमने अब तक जो चीजें कवर की हैं जरा सा हम उसको रिकॉल करें। सर हमने जब क्लासेस शुरू की थी तो हमने ऑडिट की इमरजेंस देखी थी कि ऑडिट शुरू कहाँ से हुआ। ठीक है जी, 1840 से जो है वो हमने उसकी हिस्ट्री देखी। फिर हमने उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो देखना शुरू की, हमने कहा जी मैनेजमेंट की 3 जिम्मेदारियां। पहली जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है कि वो इंटरनल कंट्रोल्स लगाए ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सके। दूसरी जिम्मेदारी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी वो, और तीसरी जिम्मेदारी है कि जब ऑडिट हो रहा होगा तो वो ऑडिट को हर मुमकिन इन्फॉर्मेशन देगी, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो बंदों से रिलेटेड हो, चाहे वो लोकेशन से रिलेटेड हो। याद आ रहा है? फिर हमने ये पढ़ा जनाब हमारे पास ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है जी, तो हमें ये पता चला कि जो ऑडिटर की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक तो ऑडिटर ने रीजनेबल एश्योरेंस देना है। रीजनेबल का मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, यानी ऑडिटर ये नहीं कह सकता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी, रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है कॉन्फिडेंस देना, यानी यूजर को ये बताना है कि जी मैंने चीजें देख ली। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब है हमने एक रीजनेबल हद तक चीजें देख ली है, 80-90% हम कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह ताला आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती नजर नहीं आएगी, मटेरियल गलती। ठीक है। फिर हमने पढ़ा जनाब कि ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो जो फाइंडिंग्स हैं, जो चीजें हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कम्युनिकेट करेगा 3 लोगों को। नंबर 1, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, यानी डायरेक्टर्स को हम क्या कम्युनिकेट करेंगे जब हम ऑडिट करना आएंगे, तो हम पहले ही बताएंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना नहीं है बल्कि ऑडिट करना है। नंबर 2, मैं डायरेक्टर्स को ये बताऊंगा कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब ऑडिट कर रहा हूँ तो मैं कब कब क्या क्या प्रोसीजर्स करूंगा। ठीक है, स्कोप भी बताऊंगा, यानी कितने प्रोसीजर्स करूंगा, टाइमिंग भी बताऊंगा कि मैंने कब कब करना है। डन। तीसरा, मैं डायरेक्टर से ये कम्युनिकेट करूंगा कि जी मैं आपसे और कंपनी से इंडिपेंडेंट हूं। ठीक है। तीसरी चीज, जैसे जैसे हमें सर वीकनेसेस पता चलती जाएंगी इंटरनल कंट्रोल में, या हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में मसले नजर आते रहेंगे जो हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करने में मजबूर करेंगे, हम उसी वक्त वो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करेंगे, हम वेट नहीं करेंगे। याद आ रहा है? सर हम आई कैप को कम्युनिकेट कब करते हैं? जब हमें रिमूव किया जाता है ड्यूरिंग द टेन्योर। अच्छा, ऑडिट खत्म होने के बाद हमें रिमूव कर दिया जाए, सर वो रिमूव तो वैसे ही हो जाता है सर ऑडिट खत्म होने के बाद। ऑडिटर कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? 1 साल के लिए। वेरी गुड सर, हर साल ऑडिटर की रीअपॉइंटमेंट होती है अगर उसको रीअपॉइंट करना है, अदरवाइज नया ऑडिटर अपॉइंट होता है। ठीक है जी, तो ड्यूरिंग द टेन्योर अगर हमें रिमूव कर दिया जाए तो हमने आई कैप को इफेक्ट बताना है। ठीक है जी। तीसरा, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को हमने कम्युनिकेट जब करना है जब लॉ में कहेगा कि जी आपने कम्युनिकेट करना। देन हम अगर कोई गलत चीज देख रहे हैं तो हम ये नहीं कि उठा के पुलिस को फोन कर दिया, पाकिस्तान आर्मी को फोन कर दिया, एजेंसीज को फोन कर दिया, नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। अगर लॉ कहेगा ऑडिटर तुम्हारे सामने चीज हो रही हो तो तुमने कम्युनिकेट करना है, तो ही मैं कम्युनिकेट करूंगा। पक्का? फिर हमने सर इसके बाद देखा था इनहेरेंट लिमिटेशंस को। हमने कहा जी हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। उसका रीजन क्या है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अच्छी खासी फिगर्स में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जब एस्टिमेट है तो सर एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैसे दे सकते हैं? एक चीज अंदाजे से बुक हुई भी है तो उसको कैसे कहा जा सकता है कि मैं हरफन बारफन ये कह रहा हूं कि भाई ये चीज बिल्कुल सही नहीं हो सकता, क्योंकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेप्रिसिएशन आ रहा होता है, उसके पीछे 1000 अजम्पशन है, यूजफुल लाइफ की अजम्पशन है। ठीक है जी, अजम्पशन ये है कि इसको हम साल के तौर पर कोई मुझसे पूछेगा ये पंखा कितने टाइम, इसकी लाइफ कितनी है, मैं कहूंगा अगर 6 घंटे चले तो दिन में 6 घंटे चले तो इसकी लाइफ 5 साल। तो मैं अगर लाइफ 5 साल रख रहा हूं तो दूसरी अजम्पशन क्या है कि दिन में कितने घंटे चलाऊंगा इसको? 6 घंटे चलाऊंगा। सर बेड डेट्स की अजम्पशन है, तो सर एस्टिमेट्स की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दी जा सकती। फिर हमने देखा जनाब हम जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं बाज़ औक़ात उसमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का जो है वो रेवेन्यू और प्रॉफिट आ रहा होता है। ठीक है जी, उनके कई ब्रांड्स होते हैं, कई आउटलेट्स होती हैं, तो सर हर एक चीज का ऑडिट करना पॉसिबल नहीं है। हम क्या करते हैं? सैंपल बेसिस पे ऑडिट करते हैं और सैंपल की चीजों को प्रोजेक्ट करते हैं पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। याद आ रहा है? फिर हमने देखा था जनाब चूंकि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2.5 महीने में कंप्लीट करके ऑडिट करके देने ताकि डायरेक्टर्स उसको अप्रूव कर सके, फिर डायरेक्टर सर उसकी प्रिंटिंग करवाएंगे, प्रिंटिंग करवाने के बाद शेयर होल्डर्स को भेजेंगे, शेयर होल्डर सर 21 दिनों के बाद मीटिंग करके उसको अप्रूव करेंगे, तो सर ठीक ठाक टाइम जो है वो हमारा कंज्यूम होगा। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है 2.5 महीनों में ऑडिट कंप्लीट करके देना है। 2.5 महीने में एक कंपनी का तुम ऑडिट कर रहे हो जिससे पूरे साल काम किया, सीधी सी बात है सर, फिर हम पूरा काम तो नहीं कर सकेंगे, हम सैंपल बेसिस पे काम करेंगे। कॉस्ट, सर एक लिमिटेड अमाउंट है जो ऑडिटर खर्च कर सकता है ऑडिट के ऊपर। ठीक है जी, तो एक बहुत बड़ी कंपनी का अगर मैं ऑडिट करने जाऊंगा तो सीधी सी बात है सर मैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ लेके जा सकता हूँ। ठीक है जी, और एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज है मेरे पास जिसकी बेसिस पे मैंने ऑडिट करना है, क्योंकि मुझे फी भी कौन दे रहा है? क्लाइंट ही दे रहा है मेरा। तो सर चूंकि मेरी फी कम है, एज अ रिजल्ट मैं कॉस्ट कम लगाऊंगा।
सर फिर हमने डिस्कस ये किया था कि मैनेजमेंट शायद इंटेंशनली या अनइंटेंशनली पूरी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को ना दे। पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो मैं ऑडिट कैसे करूंगा सर? ऑडिट करूंगा भी तो मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो नहीं दे सकता। फिर हमने देखा जनाब कि फ्रॉड एक ऐसी चीज है जो बाज़ औक़ात ऑडिटर के लिए डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। इतने छोटे से स्पैन में, इतनी छोटी सी टीम के साथ, इतने छोटे से इंफॉर्मेशन के साथ, नॉलेज के साथ वो फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो सर अच्छा, फिर हमने देखा जनाब ऑडिटर के पास कोई लीगल पावर नहीं है सर्च करने की। जो मैनेजमेंट बताएगी कहेगी हमें मानना पड़ेगा सर, उसकी बेसिस पे हम ऑडिट कर सकते हैं। या तो हम उससे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। हम ये नहीं कर सकते कि अगले दिन जाके क्लाइंट के जो है वो ऑफिस पे छापा मारा, कंप्यूटर उठा के ले गया, ठीक है जी, और फिर हम सर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। फिर सर जो ऑडिट हमें मिल रहा है ना, वो जो एविडेंस हमें मिल रहा है वो कंक्लूसिव नहीं होता। इशारा तो कर रहा होता है कि बात सही हो रही है, लेकिन कंक्लूसिव नहीं है। तो मिसाल के तौर पर आपने एक जगह देखा कैमरा लगा हुआ है ऑफिस में, आपने कहा कोई अनऑथराइज बंदा तो फलां डिपार्टमेंट में नहीं जाता ना। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास ऐसा स्टॉक पड़ा है जो चोरी हो सकता है, ऐसा स्टॉक पड़ा है जो बहुत कीमती अमाउंट का है। हमने देखा कंट्रोल लगा हुआ है, किस चीज का? कैमरा लगा हुआ है। कैमरा लगा हुआ है, मैंने जाके चेक भी कर लिया, कैमरा ऑपरेटिव भी है। तो ये क्या मैं कंक्लूड कर दूं कि कंट्रोल सही है? हाँ सही है सर, लेकिन व्हाट इफ के पूरे साल ये कैमरा नहीं चलाओ? हम तो नहीं कंक्लूड कर सकते। तो हमारे ऑडिट एविडेंस क्या होता है? परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता। हम कहते हैं यार जो चीजें हैं सही है यार, लग रहा है कि काम हुआ होगा, ठीक है जी, और परसुएसिव एविडेंस के बेसिस पे आपने डिसीजन दिया। डन। ऑडिट प्रोसीजर्स सेलेक्ट करना, काम क्या करना है ये ऑडिटर के जिम्मे। कि आप डिसाइड करो कि अगर आप एक चीज को वेरीफाई करने जाओगे आप कितने काम करोगे उसके। कुछ ऑडिटर सर 5 काम करते हैं, कुछ 4 करते हैं, कुछ 3 करते हैं, ये उसकी अपनी जजमेंट है। और सर जरूरी नहीं है कि आप जो काम करो वो सही ऑडिट प्रोसीजर्स पिक कर लो, गलती हो सकती है यहाँ पे भी। तो सर यहाँ भी गलती की गुंजाइश है, तो इसलिए भी मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अब मुझे एक बात बताओ सर, इस पे सवाल आएगा तो ये 5-6 पॉइंट्स में 4-5 तो याद रहेंगे ना, हैं? अच्छा जी, अब हम आज जा रहे हैं सर आज की चीजें कवर करने के लिए। देखें हमारे पास ना ऑडिट के 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। 5 एलिमेंट्स का मतलब ये 5 चीजें प्रेजेंट होंगी तो हम कहेंगे ये ऑडिट असाइनमेंट है, ये अश्योरेंस एंगेजमेंट है। इसमें एक चीज भी मिसिंग होगी हम कहेंगे जनाब ऑडिट नहीं हुआ, ठीक है जी। सबसे पहला सेटअप है इसमें क्या चीज? 3 पार्टी रिलेशनशिप्स। ऑडिट में होती कितनी पार्टीज है सर? अच्छा, इस पे सवाल कैसे आएगा? जैसे जैसे मैं कंप्लीट करता जाऊंगा, पहला चैप्टर कंप्लीट करूंगा, इससे रिलेटेड सारे सवाल हमने क्लास में कर, ठीक है जी। जी, एक ऑर्डर को बार बार अपॉइंट कर सकती है। हमारा जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें लिमिट है कि 5 साल बाद आपको पार्टनर रोटेट करना पड़ता है। बैंकों में लिमिट है 5 साल बाद आपको फर्म रोटेट करनी है, ठीक है जी। बड़े बैंक्स के 2 ऑडिटर्स होते हैं, दोनों मिलके करते हैं ऑडिट, ठीक है जी। तो रोटेशन होती है, या तो पार्टनर रोटेट हो जाता है या पूरी की पूरी फर्म रोटेट हो जाती है। जी जनाब, 3 पार्टीज है सर हमारे पास। कौन कौन सी? मेजर 3 पार्टीज है। मेरा सवाल है क्या ऑडिट में 3 ही पार्टीज होती हैं? नहीं सर। पहली पार्टी कौन सी है सर? शेयर होल्डर, ठीक है जी, जिसको हम कहेंगे यूजर। क्या कहेंगे? यूजर। ऑडिट टर्म में उसको टेक्निकली क्या कहते हैं? यूजर। नंबर 2 मैनेजमेंट। ऑडिट टर्म में इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। किसके लिए? अब ये वर्ड जाके सुनो, यूजर। यूजर किसके लिए इस्तेमाल होगा सर? शेयर होल्डर के लिए। फिर सर रिस्पॉन्सिबल पार्टी ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? मैनेजमेंट के लिए। तीसरा चीज ऑडिटर। ऑडिटर के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा प्रैक्टिशनर। क्या चीज? अब थोड़े से टाइम में आप सवालात में देखोगे ये वर्ड्स आ रहे होंगे, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ठीक है जी, यूजर और प्रैक्टिशनर। तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे कहूं 3 पार्टीज हमारे पास हैं, कौन सी? सर एक हमारे पास है शेयर होल्डर्स, पहली पार्टी है ना। शेयर होल्डर के लिए सर स्टैंडर्ड ने वर्ड क्या इस्तेमाल किया है? यूजर। फिर सर हमारे पास मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट। ये कौन है सर? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। सर तीसरी चीज सर हमारे पास ऑडिटर है। ऑडिटर को हम क्या कहेंगे? ऐसा। अब सुनना जरा दोस्त, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है? ये 5 एलिमेंट्स है ना, एक एक करके आज मैं सारे एलिमेंट्स आपके सामने रखूंगा, ठीक है। आपको ये नहीं कहूंगा इसमें ये 3 चीजें हैं, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये नहीं। इसको हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि इस पे सवाल आया, ठीक है। कितने नंबर के? 6-6 मार्क्स, ठीक है। कितनी पार्टीज है जी ऑडिट में? 3 पार्टीज। इनका आपस में ताल्लुक क्या है ये जरा देखें। पहले ये कि जनाब शेयर होल्डर ने आके 2 लोगों को अपॉइंट करना है,
मैनेजमेंट को और ऑडिटर को, मैनेजमेंट को अपॉइंट करेगी और ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। मैनेजमेंट क्या करेगी जनाब? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगी। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको देगी? वो ऑडिटर को देगी। ऑडिटर क्या करेगा? इसका ऑडिट करेगा। क्या प्रिपेयर करेगा? ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट किसको देगा भाई? शेयर होल्डर को देगा। शेयर होल्डर के हाथ में अल्टीमेटली दो चीजें जाएंगी। कौन सी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएगी और सर ऑडिट रिपोर्ट जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट की। ऑडिट रिपोर्ट देना किसकी जिम्मेदारी? ऑडिटर की। क्या ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है शेयर होल्डर्स को? नहीं। ऑडिटर क्या देता है? अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है। सर शेयर होल्डर की जिम्मेदारी दो लोगों को अपॉइंट करना है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है, ऑडिटर की जिम्मेदारी उसका ऑडिट करना और फिर रिपोर्ट देना है। शेयर होल्डर्स तक अल्टीमेटली सिर्फ दो ही चीजें पहुंचती है, एक तो ऑडिट रिपोर्ट पहुंचती है, दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहुंचती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन देगा? क्या किसी पॉइंट पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती निकली, ऑडिटर जिम्मेदार है? हाँ, वो ऑडिट के लिए जिम्मेदार है। ये गलती आपने पकड़ी क्यों नहीं? गलती के लिए इक्वली जिम्मेदार कौन है? मैनेजमेंट भी है। ठीक है जी। एक ईजीएम चल रही है, शेयर होल्डर्स बैठे हुए, एक शेयर होल्डर, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, एंग्रो की ईजीएम चल रही है, एंग्रो फूड्स। एक शेयर होल्डर खड़ा होता है और असद उमर को कहता है कि जी आपने अपने बैलेंस शीट के ऊपर बायोलॉजिकल एसेट्स दिखाए हैं, यानी गाय भैंसे वगैरह जिससे आप दूध निकालते हो, ये बायोलॉजिकल एसेट्स 31 दिसंबर की डेट पे इसकी फेयर वैल्यू आनी चाहिए। आपने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में लिखा है कि हर साल के एंड पे हम अपनी गाय भैंसों की क्या निकलवाएंगे? फेयर वैल्यू निकलवाएंगे। ठीक है जी। आपकी बुक्स में 31 या 30 नवंबर की वैल्यू आ रही है, 31 दिसंबर की वैल्यू नहीं आ रही। आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती की है। असद उमर ने क्या कहा? असद उमर वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एंग्रो। असद उमर ने क्या कहा? ये मेरे ऑडिटर है, इससे पूछ लो। सही जवाब दिया उसने? नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जिम्मेदार कौन है? जो शेयर होल्डर था, जो एजीएम में बैठा हुआ था, उसने कहा सॉरी सर, मैं ऑडिटर से नहीं पूछूंगा, मैं किससे पूछूंगा? आपसे पूछूंगा, बिकॉज मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। असद उमर ने कहा नहीं, ये जिम्मेदार है। उसने कहा नहीं, आप जिम्मेदार हैं। वो जो बंदा लगातार असद उमर को उंगली कर रहा था, वो हमारे यहाँ का एक टीचर था। ठीक है जी। वो थे रिजवान मनाई साहब, जिसके ऊपर बाद में आई कैप ने फर्गसन ने बैन लगा दिया कि फर्गसन बीच में लताड़ा गया ना, असद उमर फर्गसन पे चढ़ गया, क्या तुम लोगों ने क्या ऑडिट किया? उन्होंने कहा भाई ऑडिट किया तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने, तो उसने कहा तुमने निकाला क्यों नहीं? भाई हमने दिया आपकी मैनेजमेंट को, आपकी मैनेजमेंट ने चेंज नहीं किया। इस पे हो गया झगड़ा। तो झगड़ा क्या हुआ? ये दोनों तो आपस में दोस्त हैं, एंग्रो और फर्गसन। बजाई किसकी गई? जिसने सवाल उठाया था। उसके ऊपर लगे पाबंदी कि अब कोई बच्चा इस टीचर की क्लास नहीं लेगा। हुआ पास। ठीक। सही बात बोलने पे बहुत सारी चीजें, सही बात गलत टाइम पे नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है जी। सही बात। अच्छा, इससे क्या होता? 30 नवंबर 31 दिसंबर की वैल्यू से क्या होता? देखो, मैंने एक चीज अपनी जिंदगी में सीखी है, पिक योर बैटल्स। हर चीज पे नहीं लड़ा करो। जब आप हर चीज पे लड़ते हो ना, तो आप सही चीज पे भी लड़ रहे होते हैं ना, लोग कहते हैं इसका तो काम है लड़ाई करना। ठीक है जी। हर जगह नहीं लड़ना, क्या फायदा, क्या फर्क पड़ा? चलो जी, इंपॉर्टेंट बात इंपॉर्टेंट बात में माइक ऑफ नहीं किया। मेरे उस्ताद हैं जो, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, वो मैं नहीं चाहता कि उनके बारे में कोई गलत परसेप्शन कायम हो। चलो जी, बढ़े हम आगे। आप सुनो, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? अच्छा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ जो तुम लोग नहीं लिख रहे हो तो तुम लोग याद कर रहे हो। ठीक है जी। पिछले बैचेस तक मैं ये लिखवाता था क्लास में, और अच्छा खासा रजिस्टर लोगों का भर जाता था, वही जाके वो पेपर में लिख के आता। ठीक है जी। हाँ, पीडीएफ क्या दोबारा सुनो, क्या करूं? लिखवा दूं? ये वो निंजा टर्टल में बंदा नहीं होता था, क्या नाम था उसका, जो बदमाश होता है? बुक में सब मिलेगा, सब मिलेगा। देखो, मैं एक चीज मानता हूँ, ये जो लिखने वाला सीन है ना, ये सब आपको याद करवाने के लिए, क्या आप चीजें याद कर लो। अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, 3 लोगों का रिलेशनशिप है, ये एक छोटी सी डायग्राम है, स्टैंडर्ड में 3 वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, आई कैप के एग्जामिनर ने उठा के इस पे 6 नंबर का सवाल पूछ लिया। अच्छा, लोग इस पे थूकते भी नहीं थे। क्या दिया? क्या 3 हेडिंग डली हुई है, स्टूवर्ड, एजेंट और अकाउंटेबल। अकाउंटेबल, हाँ। ठीक है जी। इस पे थूकते भी नहीं लोग, पेपर में आ गया। और ऐसा आया
क्या ही गया। अच्छा, लोग इसको छोड़ देते हैं, पता है क्यों यार? ये थोड़े ऐसे चीजें जो नहीं आती हैं, उसी अटेम्प्ट में आपको सरप्राइज देगा एग्जाम में। जिस बंदे ने ऑडिट की सिलेक्टिव तैयारी की, अपनी मौत खुद उसने जो है ना वो उसको दावत दी है। देखिए जी, ये तीन पार्टीज का रिलेशनशिप स्टैंडर्ड्स ने कैसे डिफाइन किया। स्टैंडर्ड ने कहा जनाब मैनेजमेंट और शेयर होल्डर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पहले इसको देखते हैं। फिर हम देखेंगे मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फिर हम देखेंगे ऑडिटर और शेयर होल्डर के बीच में क्या रिलेशनशिप। तीनों पार्टीज के आपस में रिलेशनशिप हम देखेंगे। पहले रिलेशनशिप हम किसका देख रहे हैं? मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स का। उसने कहा जनाब मैनेजमेंट जो है ना वो शेयर होल्डर्स की स्टीवर्ड है। स्टीवर्ड कौन होता है सर? जो बकरियां चरा रहा होता है ना, हमारे माल की हिफाजत करने वाला। मैनेजमेंट शेयर होल्डर के पैसे को इस्तेमाल करके उसके लिए पैसा कमाना, उसकी हिफाजत करना उसकी जिम्मेदारी है। तो सर सारे एसेट्स किसके पास होते हैं? शेयर होल्डर्स के। सर किसके पास होते हैं? मैनेजमेंट के पास होते हैं। मैनेजमेंट डिसीजन लेना है, तो क्या मैं कह सकता हूँ मैनेजमेंट के पास शेयर होल्डर्स की सारी बकरी है, उसी ने उसको चराना है, आगे लेके जाना है, दूध निकाल के देना है, ऐसा है? तो सर मैनेजमेंट कौन है सर? स्टीवर्ड है। किसकी? शेयर होल्डर्स की। एट द सेम टाइम सर मैनेजमेंट एक एजेंट है। एजेंट कौन होता है? जिसको प्रिंसिपल या मालिक इंस्ट्रक्ट करता है कि तुमने ऐसे 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 करना है, देन और वो मालिक की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। तो सर मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? कैसे? शेयर होल्डर तो आपने कहा था घर में बैठता है। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो जब कंपनी बनती है ना, दो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जो कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स। क्या कहलाते हैं? ये वर्ड आइंदा के बाद याद रखना। जब भी मैं कहूं कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब क्या है? दो डॉक्यूमेंट्स है इसमें सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इन दो डॉक्यूमेंट्स में आप सारी चीजें लिखते हो कि हम कौन कौन सा बिजनेस करेंगे, किस एक्सटेंट पे हमारी इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस के अंदर होगी, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी होती है। ठीक है जी, ये होती हैं शेयर होल्डर्स की इंस्ट्रक्शंस। किसको? मैनेजमेंट को, कि तुमने बिजनेस चलाना है इन इंस्ट्रक्शंस के अंडर में। मैनेजमेंट क्या करती है सर? इस मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को अपने सामने रखती है और उसके बाद बिजनेस करती है। याद रखना, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हम अपने मैनेजमेंट को नहीं देते। माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट नहीं होती है कि यार मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कल क्या खरीदना है, कल क्या बेचना है। नहीं, शेयर होल्डर इस काम में नहीं आएगा। शेयर होल्डर क्या करेगा? एक बड़े पैमाने पे एक मैक्रो इंस्ट्रक्शंस देगा और फिर मैनेजमेंट क्या करेगी? उस इंस्ट्रक्शंस के अंदर इसको देखेगी। तो सर हमारे पास वर्ड क्या है? ऑपरेट द कंपनी एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द शेयर होल्डर थ्रू कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ऐसा? ये बात समझ आती है? अब बताओ मैनेजमेंट है कौन सर? शेयर होल्डर का स्टूवर्ड है सर, फिर शेयर होल्डर की एजेंट है। नंबर 3 सर, शेयर होल्डर्स को अकाउंटेबल भी है। पूरे साल काम करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के शेयर होल्डर्स की मीटिंग में प्रेजेंट करना, ये जिम्मेदारी है किसकी? मैनेजमेंट की। तो सर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या? रिपोर्ट करेगा वो शेयर होल्डर्स को फॉर द परफॉर्मेंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। किसके थ्रू? किस तरह? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के। कैसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के। ये बात भेजो में बैठती है। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं स्टीवर्ड एक लाइन में अगर याद करना हो तो, दिमाग में रखना हो तो, सर क्या है जनाब इसके बाद? सर मैनेजेस दी शेयर होल्डर्स एसेट्स। फिर एजेंट सर ऑपरेट्स द कंपनी एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसके लिए कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अकाउंटेबल सर हमने अकाउंटेबल है, हम रिपोर्टेबल है। मैनेजमेंट रिपोर्टेबल है सर शेयर होल्डर्स को साल के एंड पे बताने के लिए कि हमने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस किया। अब सुनो, आई कैप ने मार्च 2017 में एक सवाल पूछा। ये सवाल है सर हमारे पास पेपर्स का। ठीक है जी, उसने कहा जनाब डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप एंड अकाउंटेबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, बात एक ही है। अब लोगों ने जिसने याद भी किया था ना, वो भी कंफ्यूज हो गया। लिमिटेड कंपनी, फिर उससे क्या कहा जनाब? एंड फेयर प्रेजेंटेशन इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्या है सर? सीधी सी बात है सर, हमने इसमें दो चीजें लिखनी है। स्टीवर्डशिप क्या है? स्टीवर्डशिप जनाब मैनेजमेंट जो है वो एसेट्स मैनेज करती है, किसके? शेयर होल्डर्स के। सर ये स्टीवर्डशिप का कॉन्सेप्ट है सर, ये कंपनी में अप्लाई होता है। और सर दूसरा सर अकाउंटेबिलिटी। सर हमने अकाउंटेबिलिटी, हम अकाउंटेबल हैं सर। हर साल के एंड पे, पीरियड के एंड पे हमने क्या करना है? बताना है कि हमने क्या परफॉर्म किया। और कैसे बताएंगे? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होने चाहिए? सर जो फेयर प्रेजेंटेशन के हिसाब से बने हो, ट्रू एंड फेयर व्यू देते हो। ये बात समझ आती है?
अब मुझे एक बात बताओ सर, मैं आपको दूं अभी 5 मिनट, मैं आपसे कहूं लिखो इसके ऊपर, आप लिखोगे क्या जो आपके जहन में होगा? तो मुझे एक बात बताओ सर, ये चीज याद करने के लिए मुझे ऊपर की एटलीस्ट मोटे मोटे अल्फाज याद करने, मुझे बताओ स्टीवर्डशिप में मुझे मेन चीज जो दिमाग में रखनी है वो क्या है? मैनेजेस द एसेट्स। ऐसा सर अकाउंटेबिलिटी में मेन चीज मैंने क्या रखना है सर दिमाग में? सर मैं परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार हूँ, अकाउंटेबल हूँ, और मैंने परफॉर्मेंस शो करनी है कैसे? थ्रू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होने चाहिए सर? जो ट्रू एंड फेयर व्यू दें। ऐसा है, ये 6 मार्क्स का सवाल है और टोटल 4 लाइनें इसके जवाब में एग्जामिनर ने लिखी है। नहीं, 12 नंबर का सवाल है, पास पेपर का 8 लाइनों में खत्म हो गया। 3 नंबर का सवाल है और 11 लाइनों पे जा रहा है। ठीक है जी। ये 6 नंबर किस चीज के पता है? लोग देख के नहीं है, उसको पता है कि यार मैंने चैप्टर के एंड में 3 लाइनें लिखी हैं, ये किसी का बाप भी नहीं देखेगा। क्यों? हमने तो आइजा 200 पे थूकना है, आइजा 500 को चाटना है और फिर हमने सीधा जाना है ऑडिट पढ़ाने के लिए। ठीक है जी। मैं फिर आपको बता दूं, देखो चीजों पे सवाल आते हैं, तो ये 2017 में आया हुआ है, ये 2007 में नहीं आया हुआ कि पुराने जमाने में ऐसे पेपर आते थे कि उसमें ही आता था। नहीं, ये सारा सवाल ये देख ऊपर वाला है, 4 सिचुएशंस बताओ जिसमें रिवीजन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर चाहिए। अब मैं कह रहा हूं बेटा याद नहीं करना, ऑडिट तो दिमाग से करते हैं, तो बाकी का सब्जेक्ट कहीं और से करते हैं। चीजें याद रखनी है भाई इसके अंदर। ठीक है जी। एमएफए का पेपर दिया था ना अभी, चीजें याद रखी थी ना जहन में, उसको बगैर नहीं हो सकता काम। ठीक है जी। अब याद रहेगा स्टीवर्डशिप क्या है जनाब? मैनेजिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है जी, फॉर देयर बेनिफिट, शेयर होल्डर्स के लिए। और फिर नंबर 2 किस चीज का सर? एजेंट। एजेंट क्या है सर? सर ऑपरेट द कंपनी एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स इन कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स। कौन से? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। ये 2 चीजें याद करनी है। फिर सर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी सर रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, फॉर परफॉर्मेंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। और कैसे हमने रिपोर्ट करना है? थ्रू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और वो भी कैसे सर? जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे। पक्का कर लोगे? मुझे बताओ किसकी रिलेशनशिप थी? मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स की। लिखना है तुम? वैसे पीडीएफ तुम लोग को मिल रहा है ना हर क्लास के एंड में? अच्छा जी। फिर एक बात बताओ, खुद सोचो, खुद मैं तुम लोगों को सोचने की दावत दे रहा हूं। ऑडिटर और मैनेजमेंट का तला क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? ऑडिटर और मैनेजमेंट का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? नहीं, मैं कहता हूं दोनों का आपस में ताल्लुक कैसा क्या होना चाहिए? मेरा जवाब सुनो। ऑडिटर को मैनेजमेंट का पार्ट होना चाहिए। क्यों? ताकि उसको पता चले कि मैनेजमेंट क्या कर रही है। सही काम। ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए, ताकि मैनेजमेंट में रह के उसको पता चले कि क्या कर रही है मैनेजमेंट। नहीं सर नहीं, क्या होगा जी? इंडिपेंडेंट होना चाहिए सर। मैनेजमेंट और ऑडिटर आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियली, पर्सनली और एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। हमने पिछले क्लास में देखा था सर शेयर होल्डर सॉरी ऑडिटर और मैनेजमेंट का रिलेशनशिप क्या है? कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मैनेजमेंट और शेयर होल्डर का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स का, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स का। मैनेजमेंट सर स्टीवर्ड है शेयर होल्डर्स की, मैनेजमेंट जो है वो एजेंट है शेयर होल्डर्स की, और मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर। अब मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर और शेयर होल्डर का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। मैं हूं एक कंपनी का मेजर शेयर होल्डर, मेरे पास 30% शेयर्स हैं। ठीक है जी। मेरी वाइफ के पास 30% शेयर्स हैं, मेरी दूसरी वाइफ के पास 30% शेयर्स हैं, 10% पब्लिक के पास है। ठीक है, मेरी 2 वाइफ्स हैं, हंसने की जरूरत नहीं है, इफेक्ट है। ठीक है जी। अब सुनो जरा दोस्त, अब हुआ ये कि हम 3 लोगों के पास 90% शेयर है, 10% किसके पास है? अच्छा, मेरा बेटा है माशाल्लाह वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैंने अपने बेटे को ऑडिटर लगवा दिया। मैंने कहा यार बेटे को, मैंने कहा यार बजा के रखनी है मैनेजमेंट की, तुमने निकालनी है गलतियां। ठीक है जी। तो मुझे बताओ सर, ऑडिटर तो शेयर होल्डर का रिश्तेदार हो तो सबसे बेहतरीन बात, ऐसा है? छनी है यार, शेयर होल्डर का और कौन राइट प्रोटेक्ट करेगा? मेरा अपना बेटा। हाँ जी। नहीं सर, जब मेरा बेटा ऑडिटर होगा ना, वो मेरा तो राइट प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क कर देगा, वो टैक्स छुपाने की कोशिश करेगा, वो जो बाकी के 10% शेयर होल्डर्स है ना उनका सत्यानाश कर देगा।
वो मेरे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा, उन 10% वालों को जो है ना जलीलो ख्वार कर देगा। ठीक है जी। तो याद रखना सर, शेयर होल्डर से भी ऑडिटर को क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्यों इंडिपेंडेंट नहीं होगा सर, स्मॉल शेयर होल्डर, छोटे शेयर होल्डर हैं, उनके राइट्स वायलेट होंगे। कैसे, डिविडेंड नहीं दे रहे हम, ऑडिटर खामोश बैठा हुआ है, कोई पॉइंट ही नहीं निकाल रहा, प्रॉफिट छोटा करके दिखा रहे हैं हम ताकि टैक्स ना देना पड़े, तो सर हमारा रेगुलेटर भी जलीलो ख्वार होगा और हमारे छोटे शेयर होल्डर्स भी जलीलो ख्वार होंगे। तो सर ऑडिटर को शेयर होल्डर से भी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो सर अगर मैं रिलेशनशिप पूछूं किस किस चीज का, जी शेयर होल्डर और मैनेजमेंट का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, स्टीवर्ड है सर, और सर अकाउंटेबल है, और सर एजेंट है। सर शेयर होल्डर और ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना चाहिए सर। रीजन सर, नहीं तो राइट्स ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स और वायलेट होंगे और सर रेगुलेटरी और रेवेन्यू अथॉरिटीज को धोखा दिया जा सकता है ऐसा। सर रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट होना चाहिए बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड ऑडिटर, बिकॉज शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है ऑडिटर को। अपॉइंट करना तो चलो एक ऐसी जिम्मेदारी है ना, लेकिन इंडिपेंडेंट इसलिए होना चाहिए कि ये दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, बाकियों के फ्रॉड भी हो सकता है सर, छोटे शेयर होल्डर्स बेचारों को पता ही नहीं है, इन दोनों ने मिलकर फ्रॉड किया, ऑर्डर ने कहा मैं कुछ करूंगा ही नहीं, आप करते जाओ है? ये याद रखना, डायरेक्टर्स आमतौर पे कौन होते हैं, बड़े शेयर होल्डर्स। ठीक है, और अगर बड़े शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने जो है वो ऑर्डर को अपॉइंट किया, अपने बेटे को लगा दिया, तो हो गया काम सर। ऐसा पक्का कर लोगे, हिसाब किताब देख लोगे, आई श्योर? चलो जी, ये मैं आपके हवाले कर रहा हूँ कि आप ये चीजें देख लोगे। अच्छा भाई, आपका ना एक फ्रीक्वेंट बेसिस पे टेस्ट होगा, और टेस्ट में इस चीज का कि आपके जहन में कितनी चीजें रह सकती है। मैं आपको ग्रामर पे असेस नहीं करूंगा, ठीक है जी, मैं आपकी अंग्रेजी पे आपको असेस नहीं करूंगा, लेकिन इस चीज पे जरूर असेस करूंगा कि किस जगह पे क्या जवाब लिखना है। अब मैंने आपसे पूछा जनाब शेयर होल्डर और मैनेजमेंट का रिलेशनशिप बताएं, आपने लिखने के बाद नीचे ये दो हेडिंग में डाल दी, आपने कहा मसाला ज्यादा डाल दो, फर्क नहीं है। सर ने कहा बेस्ट आंसर वो पिक करेंगे। नहीं, मुझे बताओ सर, शेयर होल्डर्स कैसे इंस्ट्रक्ट करते हैं मैनेजमेंट को? हाँ, शेयर होल्डर कैसे इंस्ट्रक्ट करते हैं मैनेजमेंट को? हाँ, कैसे इंस्ट्रक्ट करते हैं कि मेरी बातें तुमने माननी है? एजेंट कैसे बनता है? अभी हमने देखा ऊपर, कॉन्स्टिट्यूटिव डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। शेयर होल्डर कैसे इंस्ट्रक्ट करेगा? देखो अभी हमने क्लास में एक चीज पढ़ी, लेकिन जहन में इमीडिएटली नहीं आई, मिस हो गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा भाई, मैनेजमेंट और ऑडिटर क्यों इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और ऑडिटर क्यों इंडिपेंडेंट होने चाहिए? वेरी गुड सर, जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मैं ऑडिट करने आ रहा हूं, जिस पार्टी ने बनाया, अगर मैं उसी से एसोसिएटेड हूं, तो सर मैं अपनी ऑडिट की जिम्मेदारियां तो पूरी नहीं कर पाऊंगा। ऐसा है? तो सर मुझे कैसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फाइनेंशियली भी, पर्सनली भी, और सर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी। याद रखना है कहावत, ये मेरे अब्बा की कहावत है, कुत्ता जिस हाथ से रोटी खाता है उसको काटता नहीं है। कुत्ता जिस हाथ से रोटी खाता है, जो हाथ उसको रोटी खिलाता है ना, उसको वो काटता नहीं है। ऐसा? तो याद रखना, मुझे एक बात बताएं, जो एम्प्लॉयमेंट, आप किसी जगह पे एम्प्लॉय है ऑडिटर, एक होता है इंटरनल ऑडिटर, ये कौन होता है? कंपनी का एम्प्लॉय होता है, वो कंपनी की गलतियां निकालेगा, ताकि वो पूरा साल वहां बैठता है, पूरा साल ऑडिट करता है, वो एक्सटर्नल ऑडिटर से ज्यादा चीजें जानता है। फिर उसकी रिपोर्ट को शेयर होल्डर क्यों वैल्यू नहीं देती? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। सर मैं फिर बता दूं, कुत्ता जिस हाथ की दी हुई रोटी खाता है उसको काटता नहीं है। ठीक है जी, याद रहेगा दोस्त, पक्का? चलिए चलें, बढ़े आगे हम। नोमान, शेयर होल्डर्स जो है वो ऑडिटर से जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेते हैं, ठीक है जी, ऑडिटर से जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेते हैं, तो उसकी बेसिस पे डिसीजन जो लिया जाता है, उसमें अगर कोई गलती होती है तो ऑडिटर जिम्मेदार होता है। याद रखना सर, शेयर होल्डर कभी भी ऑडिटर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं लेते, रिपोर्ट लेते हैं। ठीक है जी, रिपोर्ट लेते हैं, याद रखना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस पे जो डिसीजन लेगा वो उसकी अपनी मर्जी है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे डिसीजन लेने में थोड़ा सा फायदा ही होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम जिम्मेदार नहीं होंगे अगर वो गलत डिसीजन ले ले। डन? आगे आ रहे हैं, आगे सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, बड़े स्टेप। चलो, हमने एलिमेंट्स में पहला हिसाब किताब देख लिया। ये 3 पार्टी रिलेशनशिप याद रहेगा, है? याद रहेगा ये?
हमने तीनों पार्टीज का रिलेशनशिप डिटेल में देख लिया, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का ए के साथ क्या रिलेशनशिप है। डन। दूसरी चीज क्या है सर हमारे पास, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की। कभी किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें हैं, देखें, वाकई देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सामने हाथों हाथ खोलता हूं। पी की तरह PSO, ठीक है जी, ये PSO है सर, ये PSO की कंपनी के अंदर हम घुसे, ऐसा ऐसा घुस रहा है PSO में। अब इनका PSO से क्या ताल्लुक, चलो जी, हमने यहाँ लिखे जनाब डाउनलोड्स की तरह इधर, एस यार ये उल्टा अब समझ ही नहीं आ रहा मुझे, हैं ये नहीं बस आ गया। चलो जी, ये आ गई सर एनुअल रिपोर्ट 2020। अब ये अल्लाह करे खुल जाए। ARDD के दिखा दें, पागल है क्या, हैं? चलो जी, ये है PSO के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, किससे बनाएंगे, कितने पेजेस के पता है, 365। ये शुरू हुआ, इसने कहा हमारे लोग हमारी ताकत, उसने कहा कंटेंट्स, कंटेंट्स में देखो क्या क्या है, उसने कहा कंटेंट्स में चेयरमैन का रिव्यू है, चीफ एग्जीक्यूटिव की बातें हैं, फिर हमारा विजन, हमारा मिशन, हमारे वैल्यूज, हमारी कंपनी के कितने जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, हमारी कंपनी कैसे चलती है माशाल्लाह, ग्रुप स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ पर है, वैल्यू चेन कहाँ पर, HR की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी जियोग्राफिकल प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम पे कौन कौन से लॉ अप्लाई होते हैं, ये सब कहानी करने के बाद उसने कहा ये हमारे डायरेक्टर्स ने बोला, अब हमारी मैनेजमेंट बोलेगी। सर करते करते ये सब करते ये बातें हो रही है, ये चाचा ने अपनी कहानी लिखी है, फिर ये दूसरे चाचा ने अपनी कहानी लिखी है, ठीक है जी, फिर उन्होंने कहा हमारी वैल्यूज, हमारी वर्चूज और ये और अल्लाह भला और हमारे इतने ब्रांड्स और हमारी इतनी जगह पे प्रेजेंस, और आप देखते जाएं तस्वीरें लगाई हैं, फिर उन्होंने CSR एक्टिविटीज डाला, हमने ज़कात, चंदा खैरात, बच्चों के इलाज, अस्पतालों में ये सारे मामला, ठीक है जी, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है। फिर उसने कहा जनाब हमने 70 साल सेलिब्रेट किए, हमने केक काटा, ठीक है जी, फिर इन चाचाओं के बारे में जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है जी, इन ये कहाँ पर इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट, पता नहीं क्या कुछ चलता रहा। हम पहुंचे, और तो सुनना, चलते गए, ठीक है जी, डायरेक्टर्स, फिर इन्होंने लड़कियों को दिखाया कि यार ये काम कर रही हैं, फिर उन्होंने अपना प्लांट दिखाया। अब ये 80 पेजेस हो चुके हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी, ये काम चले जा रहे हैं। इन्होंने कहा हम दवाइयां बनाते हैं, दवाइयां, और सर पता नहीं क्या कुछ हम बनाते हैं, चले जा रहा है बंदा परेशान भाई यार फाइनेंस। उसने कहा हमारी औरतें हमारी तरक्की, ठीक है जी, अब औरतों के बारे में उन्होंने एक सेक्शन रखा, उन्होंने कहा नाराज हो जाएंगे अगर नहीं रखेंगे तो, ठीक है जी, फिर रेशोज डाले अपने, सारी परफॉर्मेंस करने के बाद सर हम इंतजार में, रेशोज चले जा रहे हैं, रेशोज, परफॉर्मेंस। अब आया ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है जी, अब ऑडिटर रिपोर्ट चले जा रही है, ऑडिटर रिपोर्ट के बाद फिर आया हमारी यूथ, अब यूथ के बाद आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसा है। अब सुनो, ये आ रही है बैलेंस शीट, ठीक है जी, PSO कंपनी की, या आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, दो आते हैं बाज़-औक़ात, प्रॉफिट P&L अलग बनाते हैं और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का स्टेटमेंट अलग बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, उसके बाद आ गया नोट्स, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ सर, ऑडिटर क्या इस चीज पे भी ओपिनियन देगा कि ऊपर जो चाचा ने बातें बोली हैं सही बोली हैं, ऊपर जो औरतों की तस्वीरें आ रही हैं वाकई ये काम करते हैं ये लोग हैं? नहीं सर, नहीं। याद रखिएगा भैया, याद रखिएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
जिस डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं ना वो कहलाती है एनुअल रिपोर्ट। उस एनुअल रिपोर्ट में एक पोर्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, बाकी सारी अदर इंफॉर्मेशन। ऑडिटर ने ओपिनियन सिर्फ किस पे दिया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। अदर इंफॉर्मेशन पे हमारी कोई ओपिनियन नहीं है। वो जो हेडिंग आ रही थी ना, आर वीमेन आर स्ट्रेंथ, नहीं भाई हमें नहीं पता ये औरतें क्या करती हैं उधर, ठीक है जी। हमारा इस पे कोई ओपिनियन नहीं। हमारा ओपिनियन सिर्फ किसके ऊपर है? हमारा ओपिनियन इन 5 चीजों के ऊपर है, 1, 2, 3, 4 और 5। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोज और नोट्स। इसके अलावा जो चीज भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गिवन है वो क्या है? वो अदर इंफॉर्मेशन है। अदर इंफॉर्मेशन में क्या आता है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट आती है, रेशियोज आती है, फ्यूचर में क्या करेंगे हम, सीएसआर। सीएसआर का मतलब चंदा, ज़कात, खैरात। अस्पतालों में हमने जो है वो एम्बुलेंसेस लगवाई, ज़कात खैरात से हमने सर अस्पतालों के दरवाजे बनाए, ठीक है जी, वार्ड्स बना दिए, ये सारी एक्टिविटीज आती हैं। इस पे हम कोई ओपिनियन नहीं देते हैं। ऐसा ओपिनियन किस पे देते हैं? सिर्फ इन 5 चीजों पे। तो मुझे बताओ, आइंदा के बाद जब तुम बैलेंस, आइंदा के बाद जब किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उठाओगे तो उस पर कसम खा सकते हो कि इसका एक एक लफ्ज जो है वो ऑडिट हुआ हुआ है? नहीं। हमने इसमें सिर्फ क्या ऑडिट किया है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, अदर इंफॉर्मेशन पे हम ओपिनियन नहीं देते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। एक हमारा स्टैंडर्ड है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, वो है ही अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर। वो कहता है अगर अदर इंफॉर्मेशन में कोई गंद है तो फिर ऑडिटर की जिम्मेदारी शुरू होती है। अगर गंद पकड़ा जाए वो आप पढ़ोगे जाके फाइनल में। हम कभी भी अदर इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते। हम ओपिनियन किस पे देते हैं? हम पता है अपने ओपिनियन में लिखते क्या है? वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ABC कंपनी व्हिच इंक्लूड्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कॉमा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कॉमा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कॉमा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दैट इज इट। हम कहते हैं बाकी किसी चीज पे हमने कोई ओपिनियन नहीं दिया। रेशियो वगैरह सही है या नहीं ये वेरीफाई हम नहीं करते। लोग रेशियो पे यकीन कर सकते हैं, करें, हमारा जिम्मा नहीं है। हमने ओपिनियन किस पे दिया है? याद रहेगा, अदर इंफॉर्मेशन पर हम ओपिनियन नहीं। फाइनल में आओगे हम कहेंगे अदर इंफॉर्मेशन में कोई गलती ऑडिटर ने पकड़ ली, आइडेंटिफाई हो गई, उसके बाद ऑडिटर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो हमारे अभी कोर्स का पार्ट नहीं है। याद रहेगा जनाब? जी मेरा बच्चा। हाँ, लेकिन उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि रेशियो सही है गलत है, ठीक है जी। अच्छा देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे भी मुस्तफा किस साल के? सिर्फ इस साल के और पिछले साल के। करंट ईयर की फिगर आ रही होंगी और कंपैरेटिव आ रहा होगा। रेशियोज में 10 साल का डाटा आ रहा होता है, ठीक है जी। तो हम उस पर कोई अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, डन है? अच्छा जी, याद रहेगा भाई। बड़े एक स्टेप आगे। हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हो गए सर? हमने 3 पार्टी रिलेशनशिप देख लिया, जेन्युइनली हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख ली। क्लियर है ये? मेरा एक सवाल है तुमसे और, औकात से बाहर सवाल है, ठीक है? आपके सामने ये PSO के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। कहां गए? रेशियोज है, $150 में था है, 146 पे था। चलो जी, बच्चे ने याद भी कर लिया था, वेरी गुड बेटा। इसके ऑडिटर कौन कौन है? फर्गसन एंड EY दोनों है। आप देखिए साइन किसने किया है? ये लिखा हुआ ए फर्गसन और वहां लिखा हुआ है अर्नेस्ट एंड यंग है, EY फोर्ड रोड्स। तो यहाँ तो नहीं आना चाहिए अब्दुल कुद्दूस और अब्दुल जमाल है? नहीं सर, पार्टनर अपने नाम का साइन नहीं करता भाई, फर्म का साइन करता है। सर इस पे नाम नहीं आ रहा पार्टनर का कहीं है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के उस पे आता है नाम। ये देखो भाई, पहचान रहा था मैं कौन है। अच्छा मुझे एक बात बता, 2020 का डाटा भी आ रहा है, 19 का डाटा भी आ रहा है। ऑडिटर अपना ओपिनियन किस पे देता है? सिर्फ 20 पे देता है, 19 पे नहीं देता है, याद रखना। हम सिर्फ करंट ईयर पे ओपिनियन देंगे, ठीक है? हाँ, लास्ट ईयर का ओपिनियन देते हैं। हाँ सर, लास्ट ईयर पे भी ओपिनियन दिया जाता है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कहते हैं दोनों सालों में ओपिनियन दो, ठीक है जी। हम ओपिनियन सिर्फ किस पे देते हैं? करंट ईयर के ऊपर देते हैं, ऐसा। तो ये हमारे जो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये हमारे लिए रेलेवेंट है। डन हो गया? पक्का ये याद रहेगा। सिग्नेचर के ऊपर पार्टनर्स के नाम हैं। देखो पाकिस्तान में एक लॉ पास हुआ था दरमियान में कि ऑडिटर के नाम लिखने हैं। पहले वो लॉ आया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर,
कि जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इन पे पार्टनर का नाम आएगा। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको एक्सटेंड किया कि सारी जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज हैं उस पे भी आएगा। फिर उन्होंने उसको एक्सटेंड किया कि सारी लिस्टेड एंटिटीज पे आएगा। अभी मुझे स्टेटस एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये कहां तक पहुंचा, ये हमारे कंपनी लॉ का पार्ट है, ठीक है, कि ऑडिट रिपोर्ट पर क्यों, ऑडिट रिपोर्ट पर साइन किसका होता है, फर्म के नाम से होता है, तो पता ही नहीं चल रहा होता कि किसने ऑडिट किया ये, ठीक है जी। सर ये करने की जरूरत क्या पेश आ गई? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अभी एससीसीपी ने एक पोर्टल बनाया जिसपे एससीसीपी ने ये डालना शुरू किया कि किस पार्टनर ने कितनी रिपोर्ट साइन की है नाम से। तो वहां पता चला कि एक 60 साल का पुराना चार्टर्ड अकाउंटेंट, 60 साल उसकी उम्र है, उसने 800 रिपोर्ट साइन की लास्ट ईयर। ये पॉसिबल है दिन की 2 रिपोर्ट साइन करना? पाकिस्तान के हर शहर में काम किया उसने, वो ट्रेन में घूमता फिरता होगा और स्टेशन पे अकाउंट्स आते होंगे, साइन कर देता होगा, और क्या करता होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद सर अब सुनना जरा दोस्त, ये एक टेक्निकल चीज है, दिमाग हाजिर रखना इधर सुनो। एक चीज है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, है कौन सा फ्रेमवर्क हम अप्लाई करते हैं बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं? वो कौन है मुझे बच्चा बैठा ऊपर? हाँ, किस फ्रेमवर्क के हिसाब से हम बनाते हैं? चलो मैं हिसाब किताब छोटा कर देता हूं सर। जितने मुसलमान हैं किस किताब को फॉलो करते हैं? कुरान पाक को फॉलो करते हैं। कुरान हमारा फ्रेमवर्क है, जिंदगी हमने कुरान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हिसाब से गुजारी, ठीक है जी। ये हमारे क्या फ्रेमवर्क है, कुरान और सुन्नत, ऐसा कुरान सुन्नत साहबा अहले बैत, ये हमारे फ्रेमवर्क्स, ऐसा। अब मेरा एक सवाल है सर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं ना, ये भी एक फ्रेमवर्क के अंडर में बनते हैं, रूल्स फ्रेमवर्क में लिखे होते हैं। करंट लायबिलिटी क्या होगी, नॉन करंट लायबिलिटी क्या होगी, इंटरेस्ट की ट्रीटमेंट, कैपिटलाइज करना है, एक्सपेंस आउट करना है, ये सारी चीजें कहाँ लिखी हैं? हमारे फ्रेमवर्क में लिखी होती हैं, जिसके हिसाब से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। इनकम अक्रूवल बेसिस पे आती है या इनकम कैश बेसिस पे आती है? अक्रूवल बेसिस पे आती है। कहाँ लिखा हुआ है? व्हाट इफ के सर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो टैक्स लॉ के हिसाब से, उसमें लिखा है जी आप जनरली जो है वो रिसीट बेसिस पे इनकम को रिकॉग्नाइज करें, तो वहां जो हम इनकम बुक कर रहे होंगे किसकी बेसिस पे बुक कर रहे होंगे? इसका मतलब है फ्रेमवर्क ये डिटरमिन करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनने, ऐसा। ये फ्रेमवर्क कौन बताएगा हमें? देखो फ्रेमवर्क पिक करना मैनेजमेंट का काम है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसकी जिम्मेदारी है? फ्रेमवर्क भी वो खुद पिक करती है कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के हिसाब से बनाने, यूएस गैप के हिसाब से बनाने, मैंने बीएसडी 36 के हिसाब से बनाने। ये क्या बीएसडी 36? स्टेट बैंक का एक सर्कुलर है जिससे बैंक्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, ठीक है जी। डिसाइड कौन करेगा कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाने? मैनेजमेंट ने। ऑडिटर का काम क्या है? आके उसको चेक करना ये फ्रेमवर्क सही है, अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ऑडिटर आएगा, चेक करेगा, जी अरे तुमने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भाई यूएस गैप के हिसाब से बना दिया, मनूस आदमी पाकिस्तान में है तू, किसके हिसाब से बनाना चाहिए तुझे? तो पूछेगा ना मैनेजमेंट आईएफआरएस कहाँ लिखा है? हम उसको कहेंगे जी ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनाना है। आईएफआरएस के पाकिस्तान में तमाम कंपनीज ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने किसके हिसाब से? सिवाय उन कंपनीज के जिनके अपने अपने फ्रेमवर्क है। बैंक का अपना फ्रेमवर्क है, कौन सा? बीएसडी 36, मैंने आपको सर्कुलर बता दिया, उसके हिसाब से बनेंगे। म्यूचुअल फंड्स का एनबीएफसी रेगुलेशन उसके हिसाब से बनता है। इंश्योरेंस कंपनीज का इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस उसके हिसाब से बनते हैं। वो आईएफआरएस को फॉलो नहीं करते हैं, उनके कौन से फ्रेमवर्क्स हैं? अपने फ्रेमवर्क्स हैं। तो फ्रेमवर्क बताता कौन है? आमतौर पे लॉ बताता है फ्रेमवर्क, और मैनेजमेंट ने लॉ देख के फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना है। गलत फ्रेमवर्क अडॉप्ट हुआ है, जिम्मेदार कौन है? ये कौन बताएगा कि ये सही है गलत है? ये ऑडिटर चेक करेगा। डिसाइड करना किसका काम? मैनेजमेंट क्या देखेगी? देखेगी लॉ में रिक्वायरमेंट क्या लिखी हुई है। एक चीज लॉ में लिखी है, मैनेजमेंट ने देखा अच्छा लॉ में आईएफआरएस लिखा है, मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया। ऑडिटर ने आके क्या देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क यूज हुआ है वो सही है या नहीं है, ऐसा। फिर रिपीट कर रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फ्रेमवर्क है वो डिफाइन कौन करेगा? लॉ। सेलेक्ट कौन करेगा? मैनेजमेंट। और सर उसकी अप्रोप्रिएटनेस कौन देखेगा? ऑडिटर देखेगा। अब सुनो, व्हाट इफ के लॉ में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लॉ ने कहा फ्रेमवर्क अप्रोप्रिएट जो आपको बेहतर लगे बना लो। अब डिसीजन किसने लेना है? तो मैनेजमेंट क्या देख के फ्रेमवर्क सेलेक्ट करेगी? नंबर 1 सर, नेचर ऑफ द एंटिटी। कौन सी? अच्छा, बड़ी एंटिटी है, बड़ी एंटिटी तो वो फुल आईएफआरएस अप्लाई करेगी। छोटी एंटिटी है तो सर आईएफआरएस फॉर एसएमईज भी आता है। क्या आता है?
IFRS फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है जी, छोटी कंपनीज के लिए उसमें IFRS की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कम होती हैं। तो सर वो चाहे तो SMEs अप्लाई कर दे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में लॉ में ये लिखा हुआ है कि बड़ी कंपनीज ने अप्लाई करना है कौन सा IFRS, फुल स्केप IFRS, और सर छोटी कंपनीज ने क्या करना है सर, ना 4th शेड्यूल 5th शेड्यूल एक अलग चीज है, ठीक है जी, वो तो हमारे लॉ के हिसाब से है कि आपने 4th शेड्यूल 5th शेड्यूल के हिसाब से डिस्क्लोजर्स बनाने, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, IFRS कौन सा अप्लाई करना है, पूरा वाला या ऑना पौना? ऑना पौना कब अप्लाई करना है, छोटी कंपनी है सर, तो इसका मतलब है सर हमने क्या देख के डिसाइड किया ये सर, अगर लॉ, अच्छा हमारा लॉ डिफाइंड है, वो कहता है IFRS अप्लाई करना है, कौन सा वाला? अगर आपका पेड अप कैपिटल इतना है तो बड़ी कंपनी हो आप, और अगर आपका पेड अप कैपिटल इतना है तो छोटी कंपनी हो आप। तो छोटी कंपनी क्या अप्लाई करती है, IFRS फॉर SMEs, और बड़ी कंपनीज फुल IFRS। ये चीज भी हमारे यहाँ लॉ में लिखी हुई है, लेकिन ना लिखी हो तो आप देख लो सर, आपकी कंपनी छोटे में आती है बड़े में आती है, अंदाजे से आप देख लो, ऑडिटर आके क्या करेगा, चेक करेगा कि यार ये सही है या नहीं है, ऐसा। फिर नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सर पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिस्टेड कंपनी साल में 4 दफा बनाती हैं, साल के एंड पे एनुअल कहलाता है, और साल के जो 3 क्वार्टर्स हैं उस पे हम कहलाते हैं क्वार्टरली या इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पूरे डिस्क्लोजर्स नहीं आते, क्वार्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हार्डली 8 पेजेस पे आ जाते हैं, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए कम से कम 70-80 पेजेस कंज्यूम होते हैं। तो इसका मतलब है इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फ्रेमवर्क कुछ और होता है सर, ये भी हमारे यहाँ लॉ ने डिफाइन किया हुआ कि इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाओगे उसको पूरे IFRS अप्लाई नहीं करोगे, वो सारी एक्सेप्शंस जो IAS 34 में लिखी है आप अप्लाई कर सकते हो। IAS 34 में क्या लिखा है, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, एसेट्स को रिवैल्यू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, बोरोइंग कॉस्ट की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं कहां पर। अब मुझे एक बात बताओ सर, हम नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के भी क्या कर सकते हैं, अपना फ्रेमवर्क पिक कर सकते हैं। मुझे पूरे स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स में क्या कर सकता हूं, फिर बता रहा हूं। फ्रेमवर्क जनरली कहां लिखा होता है, लॉ में। मैनेजमेंट उसको सेलेक्ट करती है और ऑडिटर आके उसकी क्या करता है, अगर सर फाइनेंशियल स्टेट अगर लॉ में फ्रेमवर्क डिफाइंड नहीं है तो फिर क्या देख के हम अपनी एंटिटी का नेचर देख के हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेचर देख के भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा। और सर पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा शेयर होल्डर्स के लिए बनते हैं, नहीं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैंक के लिए भी बन सकते हैं, क्या लेने के लिए, लोन लेने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स FBR के लिए भी बन सकते हैं, क्या करने के लिए, अपनी टैक्सेबल इनकम से वेरीफाई करवाने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर बाज औकात किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए भी बन सकते हैं, वो आपसे कहे बताओ आपने पूरे साल में कितने पैसे पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान से बाहर भेजे और पाकिस्तान के बाहर से लेकर आए हो, आप ये वेरीफाई करके दो, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके हिसाब से भी बनाने पड़ सकते हैं। तो सर स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि आप ये भी देख लो आपका पर्पस क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का। मुझे बताओ सर, आम तौर पे हमारा लॉ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हर केस में जो फ्रेमवर्क पिक करना है वो लिखा हुआ हो कि सर जब आपको मिसाल के तौर पर पूरी बड़ी कंपनी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए IFRS इस्तेमाल करना है, छोटी कंपनी है तो SMEs का हिसाब करना है। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर फाइनल है तो उस पर पूरी रिक्वायरमेंट्स अप्लाई करनी है उसकी IFRS की, और सर अगर इंटरिम है तो IFRS की रिक्वायरमेंट पूरी अप्लाई नहीं करनी है। सर अगर आप बैंक के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आप ये फ्रेमवर्क इस्तेमाल करोगे, सर अगर आप FBR के लिए बना रहे हो तो आपको टैक्स लॉ, ये सारी चीजें उसूलन कहाँ लिखी होनी चाहिए, लॉ में लिखी होनी चाहिए। लेकिन आमतौर पे हमारा चलो पाकिस्तान में खैर हर एक चीज का लॉ डिफाइंड है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जहां लॉ डिफाइंड नहीं होगा, तो सर फिर जिम्मेदारी किसकी है। अभी बताओ सर, ऑडिटर आके सबसे पहला काम क्या करता है, चेक करता है फ्रेमवर्क सही है या नहीं है। मैनेजमेंट से पूछता है भाई फ्रेमवर्क कैसे पिक किया, मैनेजमेंट ने कहा लॉ में लिखा है। ऑडिटर क्या हो जाता है, चुप हो जाता है, क्यों, मैंने कहा भाई मेरी रिक्वायरमेंट पूरी, मुझे बैक मिल गया, हिसाब किताब मिल गया कि भाई लॉ ने कहा है, लॉ में नहीं होता तो फिर ऑडिटर इवेल्युएट करता कि इस एंटिटी के हिसाब से ये रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सही है या नहीं है, ऐसा। फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या चीज देख के फ्रेमवर्क डिफाइंड होता है सर, लॉ देख के। लॉ ने कैसे डिफाइन किया होगा, नेचर ऑफ द एंटिटी देख के, नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के। अगर लॉ नहीं है तो ये काम मैनेजमेंट ने करना है, ऐसा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क गलत है, जिम्मेदार कौन, मैनेजमेंट जिम्मेदार है। डिसाइड कौन करेगा कि अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ऑडिटर आके डिसाइड करेगा, ऐसा। सर मुझे एक बात बताएं,
मैं एक जगह पे ऑडिट पे गया, और तो सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। एक पूरा स्टैंडर्ड आ गया आइजा 210, वो एक वर्ड यूज करते हैं प्रेमाइस ऑफ ऑडिट। क्या चीज? प्रेमाइस का मतलब, प्रेमाइस का मतलब ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। प्रेमाइस का मतलब ये इतनी बेस, ऐसी बेस ऑडिट की अगर ये नहीं है तो स्टैंडर्ड कहते हैं प्रेमाइस ऑफ ऑडिट दो चीजें। क्या चीज? दो चीजें। पहली चीज, मैनेजमेंट ये माने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना उसकी जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट नहीं मान रही है, आप ऑडिट नहीं कर सकते। तो प्रेमाइस ऑफ ऑडिट क्या है? मैनेजमेंट शुड एक्नॉलेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। दूसरा, एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क। मैनेजमेंट कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिया मैंने यूएस गैप के हिसाब से बनाया, आप ऑडिट करो। आप कहोगे नहीं यार, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है तुमने बनाया, तुम जिम्मेदारी भी मान रहे हो, मे भी तुमने फ्रेमवर्क के हिसाब से सही भी बनाए हो, लेकिन दोस्त ये फ्रेमवर्क ही सही नहीं है। ऐसा तो बताओ, हमारे पास प्रेमाइस ऑफ ऑडिट कितनी चीजें हैं? दो, मैनेजमेंट शुड एक्नॉलेज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड नंबर 2, फ्रेमवर्क शुड बी एक्सेप्टेबल। ऐसा अब बताओ, मैं एक कंपनी पे गया, मैंने मैनेजमेंट को कहा भाई आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया, आप ये जिम्मेदारी मानते हो? मैनेजमेंट ने कहा बिल्कुल हम मानते हैं, हम जिम्मेदार हैं, हमने बनाए। हमने कहा फ्रेमवर्क? उन्होंने कहा हमने यूएस गैप अप्लाई किया है। हमने कहा क्यों? उसने कहा भाई आईएफआरएस बहुत मुश्किल है, पेपर ही पास नहीं हुआ आईएफआर का। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, मैं यूएस गैप अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है सर? हमने जाके देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल है, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या नहीं है। अगर फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है तो क्या करेंगे हम मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे इसको चेंज कर दे, अल्लाह के वास्ते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंगली बना ले, गलत फ्रेमवर्क उठा लिया तुमने। मैनेजमेंट ने कहा अच्छा ठीक है मैं चेंज कर देता हूं, एक्सेप्ट कर लो, कंटिन्यू कर लो। मैनेजमेंट ने हमें इशारा किया, ठीक है जी, हमें मुट्ठी लड़ाई और काम मैं नहीं कर रहा। ठीक है जी, क्या करें? आप ऑडिट ही एक्सेप्ट ना करें, मना नहीं कर रहे हम ऑडिट, भाई छोड़ो, सॉरी सर हम ऑडिट नहीं कर सकते। आप दोनों में से एक चीज में मिस हुई, हम क्या करेंगे? विड्रॉ नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। विड्रॉ होती है तलाक, शादी ही नहीं करेंगे हम। ठीक है जी, हम क्या करेंगे सर? घुसे, हमने पहला सवाल क्या पूछा, ये मानते हो नहीं मानते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम बनाओगे? उसने कहा मैं मानता हूं। किसके हिसाब से बनाओगे? उसने कहा मैं बनाऊंगा यूएस गैप के हिसाब से। हमने कहा लाना थे, हम नहीं कर रहे। ठीक है जी, हम घुसे, हमने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे नहीं बनाओगे? उसने कहा नहीं, आप बनाओगे हैं? हमने कहा नहीं। फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बाहर निकल, ऑडिट से बाहर निकल रहे, हम ऑडिट नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। अब बताओ जी, फ्रेमवर्क आमतौर पे कहां डिफाइंड होता है? लॉ में डिफाइंड होता है, आमतौर पे लीगल रिक्वायरमेंट होती है, या सर नेचर ऑफ एंटिटी देख के भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर लॉ में डिफाइंड नहीं है, आप पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, सर ऑडिटर आएगा, वो चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क आपने पिक किया है सही पिक किया है, लॉ में लिखा है पिक कर लिया है, लॉ में नहीं है आपने अपने नेचर ऑफ एंटिटी के हिसाब से सही पिक कर लिया है, नेचर ऑफ एंटिटी का मसला नहीं है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मसला है, उसके हिसाब से सही पिक कर लिया है। सर जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो उसके हिसाब से सही पिक कर लिया है, ऑडिटर कहेगा ठीक है भाई मैं वेल एंड गुड, मैं आपका ऑडिट करने को तैयार हूं। नहीं है तो द ऑडिटर एट द इंसेप्शन ऑफ द ऑडिट इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स framework adopted by the management is appropriate. If financial reporting framework is not appropriate, the auditor will request the management to change it before initiating the audit. और फिर if the management does not agree to change, the auditor shall not accept the engagement. ऐसा ये बात समझ आती है? अब बताओ सर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या आईएफआरएस? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये जो हम चावल मारते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बनते हैं? नहीं, किसके हिसाब से बनते हैं? वो आईएफआरएस भी हो सकता है, वो बाकी की चीजें भी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। ऐसा ये बात समझ आती है? एंगेजमेंट मींस ऑडिट, ऑब्वियस सी बात, और कौन सी एंगेजमेंट होगी यार? हैं बहुत लोग मारते हैं, आगे बढ़ो जी। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ सर, मैं अगर साले से पूछूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसे सेलेक्ट होता है? या तो हम लीगल रिक्वायरमेंट देख के सिलेक्ट कर दें, या नेचर ऑफ एंटिटी का मतलब क्या है सर? याद रखने वाली चीज है, नेचर ऑफ एंटिटी बड़ी एंटिटी है या स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, और नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फुल स्केल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पूरे साल के या इंटरिम है, और सर हम पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए जी,
बिल्कुल करने होते हैं। पब्लिश करने का मतलब ये कि वो अपने अपने यूजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए पब्लिश करता है उसको, ठीक है जी। वैसे एक चीज है कि अभी ये पब्लिश का सीन खत्म होता जा रहा है, ठीक है जी। आप सिवाय एनुअल अकाउंट्स के कोई अकाउंट पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी वेबसाइट पर उसको डाल सकते हो, कहानी खत्म हो गई है, ठीक है। लेकिन लोग अभी पब्लिश करते हैं, स्टॉक मार्केट में देते हैं, लोगों को पता चले। पाकिस्तान में हर कंपनी इंटरिम भी कंपलसरी बनाती है, नहीं, सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज कंपलसरी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, बस, हर कंपनी नहीं बनाती, ठीक है जी। बनाए, मना नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट किसके लिए? अच्छा, अब सुनो जरा दोस्त, याद रहेगा दोस्त, जल्दी से हमें जो है वो नोमान भाई बता रहे हैं ऑडिटर और मैनेजमेंट का क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। ऑडिटर और मैनेजमेंट का इंडिपेंडेंट, किस तरह इंडिपेंडेंट हो? हाँ, बाप बेटे नहीं यार, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो सर, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी इंडिपेंडेंट हो। और अब देखो, अब देखो सुनो, सवाल है ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, आपने लिख दिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए। 4 नंबर का सवाल था, 1 नंबर मिला, उसके नीचे डिफाइन करना कैसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पक्का? अच्छा, शेयर होल्डर और ऑडिटर के बीच में रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? अब आपने जवाब देना क्यों इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि स्मॉल शेयर होल्डर्स के राइट्स प्रोटेक्टेड रहें और सर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को डिसीव ना किया जा सके, ऐसा? अच्छा जी, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर के बीच में रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंट, फिर क्या होना चाहिए? स्टीवर्डशिप है सर, उसके बीच में अकाउंटेबिलिटी और एजेंट है, पक्का याद रहेगा। अच्छा जी, अदर इन्फॉर्मेशन पे कल हम ओपिनियन देते हैं कि अदर इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अदर इन्फॉर्मेशन होती है, नहीं, हम ओपिनियन किस पे देते हैं? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अदर इन्फॉर्मेशन है, नहीं सर, अदर इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती ही नहीं है। अदर इन्फॉर्मेशन में अगर कोई गलती निकलती है तो सर ऑडिटर उस पर ओपिनियन तो नहीं देता, लेकिन ऑडिटर की और जिम्मेदारियां, फिर वो हम कहां पढ़ेंगे, फाइनल में आके पढ़ेंगे। डन। अच्छा जी, डन, हम आगे बढ़े दोस्त, हमारे क्या करो, किसी का सवाल है? चला, परेशान तो नहीं होगा तो बस 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ जी, मुस्तफा पी लो, तुमसे ही सवाल पूछना मैंने। ऑडिट सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है जी, हाफ ईयरली का जो है वो रिव्यू होता है, वो हमने आगे पढ़ना है हमारे कोर्स में, रिव्यू भी। हाँ जी, मुस्तफा जल्दी से ये बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त अगर फ्रेमवर्क अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ऑडिटर ने ऑडिट शुरू कर दिया, ऑडिट शुरू करने के 1 महीने बाद उसको पता चला कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? 1 महीने से वो ऑडिट कर रहे हैं, 1 महीने बाद आके उसको पता चला कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सही नहीं है, सर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। 1 महीना क्या कर रहा था, झक मार रहा था वो, उसको शुरू में चीज एक्सेप्ट, अच्छा शुरू में क्या 2 चीजें हमने देखनी है। नंबर 1 प्रीमाइस ऑफ ऑडिट हमने देखना है, जिसमें पहला पार्ट क्या है, द मैनेजमेंट शुड एक्सेप्ट इट्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ, नंबर 2 द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने शुड बी अप्रोप्रिएट। डन। अच्छा जी, आगे बढ़ो दोस्त, आगे हमारे पास एक पूरा स्टैंडर्ड है ऑडिट एविडेंस का, हमने आगे जाके पढ़ना है सर उसको। हमने कितने पार्ट देख लिए सर इसके अंदर, एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट के अंदर 3 पार्टी रिलेशनशिप देख लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिया, मैंने जानबूझ के आपके हटाने के लिए क्या लिखा है, IFRS, यहाँ IFRS नहीं आना चाहिए, इधर क्या आना चाहिए, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। डन, पक्का? अच्छा जी हैं, आगे बढ़ो दोस्त, अब हम बात करने जा रहे हैं किसके ऊपर, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। देखो दोस्त, एक चीज सुनना, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो ना, तो बैलेंस शीट और P&L पे फिगर्स आ रही होती है, बैलेंस शीट पे फिगर्स आ रही है, P&L पे फिगर्स आ रही है, हर एक फिगर के ऊपर आपको ऑडिट एविडेंस जमा करना है। किसके ऊपर? हर एक फिगर के ऊपर। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो ना, हर एक फिगर का एक ब्लॉक आ रहा होता है, सेल्स के ऊपर इतना मोटा ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक क्या है, ऑडिट एविडेंस जमा किया। आप फाइल बनाओगे ना, तो पहली फिगर आ रही होगी सेल्स की, क्योंकि आपके P&L के सबसे पहली फिगर कौन सी है, उसके नीचे एविडेंसेस आ रहे होते हैं। दूसरी फिगर किसकी होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके नीचे एविडेंसेस आ रहे होते हैं। तीसरी फिगर आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की होगी, उसके नीचे पलंदा आ रहा होता है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर फिगर के अगेंस्ट आपको क्या जमा करना है? ऑडिट एविडेंस जमा करना है कि ये फिगर सही है या नहीं है, ये औकात से कम नहीं लिखी हुई, औकात से ज्यादा नहीं लिखी हुई। अब सुनो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक चीज लिखी हुई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी, ये लिखी हुई है 100 रुपए। कितनी? बताओ मैनेजमेंट इस 100 रुपए से क्या शो करना चाह रही है? पता है मैनेजमेंट क्या शो कर रही है? ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मेरा है, तभी तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा है। नंबर 2, ये 100 रुपए से ज्यादा नहीं है, ठीक है जी, ये कंप्लीट है। जितने मेरे पास पीपी हैं वो 100 रुपए के मिला के कंप्लीट है। ये 100 रुपए के पीपी एग्जिस्ट करते हैं। ये कि 100 रुपए के पीपी क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। सारे के सारे मेरी बुक्स पे भी आ रहे हैं और सारे के सारे मेरे, सारे के सारे नॉन करंट हैं, तभी तो पीपी में आ रहे हैं, अदरवाइज कहाँ आ रहे होते? आपने हर एक एस्पेक्ट को वेरीफाई करना है, ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पर मेरी बुक्स में आ रहा है पीपी 100, आपने कहा 100 है क्या? मैंने कहा 10 गाड़ियां 10 रुपए वाली, ठीक है जी। एज एन ऑडिटर क्या करना चाहिए मुझे? आप सबसे पहले गए और उसने मिसाल के तौर पर 10 गाड़ियां 10-10 रुपए वाली, सौले ने मुझे कहा कि सर मैं ऑडिटर हूँ, या आपने लिखा 10 गाड़ियां 10-10 वाली, ये खड़ी कहाँ है? मैं नीचे ले गया, बेसमेंट में चक्कर दिलाया, ऊपर आ गया। सौले ने कहा बिल्कुल गाड़ियां एग्जिस्ट करती हैं, मैंने देख ली है सर। अब साले इसके मैनेजर ने पूछा तुमने ये चेक किया कि गाड़ियां एआरटीटी वालों की हैं नीचे आर्थर लॉरेंस वालों की है? तुमने ओनरशिप चेक की? उसने कहा नहीं गाड़ियां लिखी है तो गाड़ियां तो देख के आ गया, गाड़ियां तो रोड पे 200 दिखा देगा तुम्हें वो, हैं? अच्छा सुनो आप जरा दूसरी चीज, सर साले नीचे आया मेरे पास गाड़ियां गिनती की, गाड़ियां 11 निकली, बुक्स पे कितनी आ रही है? क्या चीज गलत है? क्या चीज हम इंश्योर नहीं कर? कंप्लीटनेस। जितनी चीजें मेरे पास हैं वो बुक्स पे नहीं आ रही हैं। अच्छा व्हाट इफ के यहाँ लिखी मैं 10, नीचे जाके गाड़ियां देखी तो 9 थी, इसका मतलब एक गाड़ी एग्जिस्ट ही नहीं करती, हमारी बुक्स पे आ रही है। तो सर जब आप एविडेंस जमा करने जाते हो, हर एक फिगर की 6-7 एंगल से चीजें देख रहे होते कि जो पीपी आ रहा है वो कंप्लीट है नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 11 गाड़ियां बुक्स पे 10 आ रही है, ठीक है जी, एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ियां 9 है बुक्स पे 10 आ रही है, ठीक है जी। ओनरशिप, ऐसा तो नहीं है कि सर गाड़ी जो है वो हमारी ओनरशिप में ही नहीं हो, किसी और की है। ऐसा तो नहीं कि गाड़ी का बिजनेस करते हैं हम, ये करंट एसेट है, हम उसको कहां दिखा रहे हैं? पीपी में दिखा रहे हैं। तो सर आपने ये सारे एस्पेक्ट्स क्या करने? वेरीफाई करने। कैसे चेक करोगे सर? डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स देख के, इंक्वायरी करके। हमारे 7 ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, वो अप्लाई करोगे। 7 ऑडिट प्रोसीजर्स है टोटल पूरे फाइनेंशियल, पूरे ऑडिट में कितने ऑडिट प्रोसीजर्स हैं? 7 काम है जो आपने करने, और आपको क्या करना है? जमा करना है। किस चीज को? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के ऊपर। किस चीज का ऑडिट एविडेंस? किस चीज का? हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर का। ऐसा each and every figure appearing in the financial statements is verified by the auditor to get enough evidence that it is recorded and disclosed appropriately. सर हमने सेल्स के लिए क्या क्या करना है? सेल्स हुई या नहीं हुई कैसे वेरीफाई करोगे? सर आपने सेल्स इनवॉइसेस निकाल ली, फिर गुड्स डिलीवरी नोट निकाल लिया, और ये दोनों तो मेरे अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, खुद घर पे बनाए, मैनेजमेंट ने बनाया, एक्नॉलेजमेंट ले ली सर सामने वाले से, और साल के एंड पे देखा पैसे उससे वापस आए नहीं आए, सेल किए तो पैसे तो आएंगे ना, वेरीफाई कर लिया हमने। तो आप क्या करते हो सर? हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर को कई सारे तरीकों से वेरीफाई करते हो। सर ये जो तरीके हैं वेरीफाई करने के, ये पूरे स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने आगे जाके पढ़ने, यही सारे स्टैंडर्ड्स हैं। सेल्स कैसे वेरीफाई करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे वेरीफाई करना है, अभी आप देख रहे हो बेसिक चीज है, पक्का? हाँ 7 प्रोसीजर्स हैं। पहला जैसे प्रोसीजर इंक्वायरी, पूछगछ करने से। दूसरा ऑब्जर्वेशन, चीजों को ऑब्जर्व करने से। तीसरा इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंस्पेक्ट कर लिए। री परफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, इस तरह की चीजें, ठीक है। आगे हम इसी अगले चैप्टर में आ रही है मेरे साथ ही। अब बना जी व्हाट इज सफिशिएंट। इनफ एविडेंस आप जमा कर लो जिससे आपको इत्मीनान हो जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर बिल्कुल सही, अप्रोप्रिएट, रेलेवेंट है। मिसाल के तौर पर आपको कहा गया कि यार ये इंश्योर करोगे गाड़ियां अपनी हैं, साले नीचे गाड़ी गिन के आ गया, ये रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई किया इसने? नहीं सर। रेलेवेंट एविडेंस क्या क्या देखे जाके? सर जाके ये चेक करें कि भाई गाड़ियां वाकई इनके नाम पे हैं या नहीं है। सर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के ऊपर पूरा चैप्टर है हमारा। सिर्फ इतना याद रखो, ऑडिटर ने ये इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हर फिगर क्या हो? वेरीफाइड हो, हर एक एंगल से वेरीफाइड हो। उसके लिए जितना उसको इंफॉर्मेशन
जमा करे हो, ठीक है जी। किस चीज को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जमा करना है? हर एक। सर हमारा पूरा चैप्टर है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के ऊपर। अगर यहाँ पे आ रहा हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ सर। ये अच्छा है, हमारे पास पिछले बैचेस का क्या मौजूद होता है, इधर डाटा मौजूद होता है। पाँच सौ आ रहा है इधर हैं? नहीं नहीं, क्यों नहीं पढ़ा हमने? ऐसे कैसे हो गया? ये रहा पिछले साल के। जरूरी है ये पूछ रहे हो? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे किसी काम आते हैं करंट ऑडिट? ये बताओ। हैं? बिल्कुल आते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस हमारा तय वेरीफाई करेगा। हैं? आप कह रहे हो मेरे पास पीपी 15 गाड़ियां खड़ी हैं, तो 15 गाड़ियां कहां से आई सर? आपने क्या किया होगा पहले सर? वेरीफाई किया होगा कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, ठीक है जी। तो लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे काम के हैं सर। लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या कोई हम काम करते हैं सर? पूरा स्टैंडर्ड है हमारे पास, आइजा 510 ऑडिटिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है जी। जी मेरे बच्चों, हम उस पर ओपिनियन नहीं देते, लेकिन हमारे लास्ट ईयर के फिगर्स करंट ईयर को भी तो हिट कर रहे होते हैं। वेरिफिकेशन तो हमने उसकी एक लिमिटेड हद तक देखनी है। कहां गया भाई इस साल का? जी जी मेरे बच्चों, इसमें सिर्फ हमने इतना पढ़ना जनाब कि ऑडिट एविडेंस क्या होना चाहिए। जी देखो, आगे हम एक चीज पढ़ने वाले हैं कि अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है। अप्रोप्रिएट में दो चीजें आती हैं। एक आता है जनाब कि जो ऑडिट एविडेंस आप कलेक्ट कर ले हो वो रिलायबल होना चाहिए, और एट द सेम टाइम वो रेलेवेंट होना चाहिए। रिलायबल का मतलब मैनेजमेंट के अपने डॉक्यूमेंट रिलायबल है या बाहर से मिलने वाले डॉक्यूमेंट रिलायबल? थर्ड पार्टी का एविडेंस ज्यादा रिलायबल है। मैनेजमेंट आपको कह रही है मेरे बैंक में 5 लाख रुपए पड़े, मान लो बैंक कंफर्मेशन ले ली, बैंक से स्टेटमेंट मंगवा लिया, ये थर्ड पार्टी एविडेंस है, तो ये क्या है जनाब? रिलायबल है। फोटोकॉपी एविडेंस ज्यादा रिलायबल होता है ओरिजिनल? ओरल ज्यादा रिलायबल है या रिटर्न? तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट क्या होता है? थर्ड पार्टी से डायरेक्ट रिसीव किया, किसी की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं। मैनेजमेंट को कह के रिसीव करवाया, इनडायरेक्ट है। तो सर हम ये कह रहे हैं अप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो एविडेंस जमा कर रहे हो बेहतर है कि वो थर्ड पार्टी हो, रिटर्न हो, डायरेक्ट हो, इस तरह की चीजें। ये पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, आइजा 500 कि ऑडिट एविडेंस क्या होना चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। डन। अब मुझे एक बात बताओ सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे किस एक्सटेंट तक हम काम करते हैं? सर हर एक फिगर पे हमने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है, ऐसा है हर एक फिगर के ऊपर। चलो जी जी नहीं दोबारा बताओ, मैं तुम्हारा सवाल नहीं कर रहा। ठीक है। मतलब ऑडिटर क्या करेगा ये बता रहा है? ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक चीज भी चेंज नहीं करेगा। ऑडिटर इससे एग्री करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा तो मैनेजमेंट को क्या कहेगा? इसको तब्दील करो, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अगर मैनेजमेंट नहीं चेंज करती तो हम क्या करेंगे? हम अपने रिपोर्ट में लिख के दे देंगे गलत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर मैनेजमेंट चेंज कर देती है तो अब बताओ, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई चीज डाल सकता है? नहीं। मैनेजमेंट को कह सकता है कि आप डालो। हमें क्लाइंट पे गए, बड़ा जबरदस्त क्लाइंट, हमने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उससे कहा मैं थोड़ी बनाऊंगा। मैंने कहा क्या मतलब आप नहीं बनाओगे? उसने कहा आप बनाओगे। हमने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, हमारे स्कोप में ही नहीं आता भाई, तुमने तो प्रेमाइस तबाह कर दिया। उसने कहा अच्छा। उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया, पीपी नील, इन्वेंटरी नील, ये नील, वो नील, फलाना नील, ठीक है जी। उसने कहा ये लो। हमने कहा यार ये क्या है? उसने कहा मेरे हिसाब से ये। हमने कहा हम रिपोर्ट क्वालिफाई कर देंगे। उसने कहा नहीं, आप क्वालिफाई करने से पहले मुझे बताओगे कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है। अगर होगी तो मैं मानूंगा, नहीं होगी तो नहीं मानूंगा। लेके आओ एडजस्टमेंट। इतना हरामखोर था, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़े। ठीक है जी। एक इतना हरामखोर था, उसने कहा डेप्शन 0 है, उससे नहीं बन रही थी वर्किंग, उससे डेप्शन लास्ट ईयर की छाप दी।
हमने कहा तो सेम है, उसने कहा मेरे हिसाब से बराबर है, जितना काम लास्ट ईयर हुआ था उतना काम इस साल भी हुआ है। ठीक है जी, आप फिर उसको वो रिकमेंड, अच्छा देखो इन्होंने हरामखोरों ने ये जरूर पढ़ा होता है कि आप अगर कोई गलती आई तो पहले बताओगे। हमने पढ़ा ना मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, कि अगर एक्सपेक्टेड मॉडिफिकेशन है रिपोर्ट में तो हमें क्या करना है, उसको कम्युनिकेट करना है, वक्त पे बताना है, ताकि उसको क्या कर सके, वो सही कर सके। उसने कहा ठीक है, जो आप बोलो दादा सही, भाई हम आप जो बोलोगे हम कर देंगे, लेकिन बोलना आपने है। तो याद रखना इस तरह के हैं हरामखोर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, नहीं ज्यादा आपका दिमाग खाया जाता है, पैसे ज्यादा नहीं। और मैं आपको बताऊं बड़े बड़े क्लाइंट्स पे, एक दफा में क्लाइंट पे, एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी पे, मैं नाम नहीं लूंगा, हमें ट्रायल बैलेंस मिला, ट्रायल बैलेंस आउट। हमने कहा सिस्टम से निकला है, उसने कहा जी। हमने कहा तुम्हारे सिस्टम पे लानत यार, इतना सिस्टम में बेसिक चीजें तो होनी चाहिए कि ट्रायल बैलेंस तो टैली हो। हमने ट्रायल बैलेंस चेक किया तो ट्रायल बैलेंस आउट। फिर उन्होंने कहा यार मैं आपको सिस्टम से दूसरा टीवी निकाल के देता हूँ, वो दिया बैलेंस, लेकिन उसमें ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट आ रहा था। ठीक है जी, लेके बैठ गए हम, फिर हमने उसको सही किया, बैठ गए। तो आधे टाइम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, प्रैक्टिकली यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर ही बना के दे रहा हूँ। ठीक है जी, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ सर, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, ऑडिट रिपोर्ट कौन ड्राफ्ट करता है, कौन लिखता है? ऑडिटर लिखता है। अज्यूम करो दो पार्टनर्स हैं दुनिया में, दो पार्टनर्स हैं, एक है फर्गसंस में बैठा हुआ, ठीक है जी, एक बैठा मिसाल के तौर पर जमील एंड कंपनी में। एक कहां बैठा है? एक फर्गसन में बैठा है। ये जो फर्गसन में बैठा है ना, ये अच्छे बैकग्राउंड का है, फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई हुआ है, अंग्रेजी अच्छी है, अंग्रेजी नॉवेल्स पढ़ता है। इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन लिखना शुरू किया, फुल गाड़ी अंग्रेजी में, कि हमने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना शुरू किया तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी, कुछ इसमें गलतियां थी, हम हमने मैनेजमेंट से करेक्ट करवाई, मैनेजमेंट वाज वेरी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है जी, अब सुनो जमील एंड कंपनी ने क्या लिखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताओ, सुनो ना ना ना, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। एक इन्वेस्टर के हाथ में दोनों रिपोर्ट्स आई, उन्होंने कहा जमील एंड कंपनी ने भी एक कंपनी का ऑडिट किया, फर्गसन ने भी एक कंपनी का ऑडिट किया, दोनों की ऑडिट रिपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क। अब मुझे ऑडिट रिपोर्ट केयरफुली रीड करना पड़ेगी। ठीक है जी, गौर से सुनना, मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड फेयरली एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री। इसका क्या मतलब है? सब सही है, इन्वेंट्री में मसला है, ऐसा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड या प्रेजेंटेड फेयरली सेव्ड फॉर इन्वेंट्री। सेव्ड फॉर का मतलब भी एक्सेप्ट है। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताओ, एक आसान जो अंग्रेजी बेचारे जिसकी वीक हो वो पढ़ेगा एक्सेप्ट फॉर, ये तो जलालत है। सेव्ड फॉर इसका मतलब हमने इन्वेंट्री बचाई है। ठीक है जी, इसका मतलब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सही है और माशाल्लाह इन्वेंट्री भी पूरी पूरी बची है, हैं? अब मुझे एक बात बताओ सर, स्टैंडर्ड ने कहा यार ये जमील एंड कंपनी अलग तरीके से ऑडिट रिपोर्ट बनाएगी, फर्गसन अलग बनाएगी, कोई एक्सेप्ट फॉर इस्तेमाल कर रहा होगा, कोई सेव फॉर इस्तेमाल कर रहा होगा, इसका मतलब ये मुझे एक रिपोर्ट खुद देनी चाहिए। तो लॉ ने कहा अब रिपोर्ट ऐसे बनेगी, इसमें वर्डिंग चेंज नहीं करनी, इसमें उंगली नहीं करनी है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है तो ये रिपोर्ट एज इट इज देनी है, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इशू है तो भी आपने रिपोर्ट ऐसी देनी है, सिर्फ ओपिनियन का पैरा आपने चेंज करना है। ठीक है जी, उस ओपिनियन के पैरा में आपने वर्डिंग्स क्या इस्तेमाल करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर, आपने वर्डिंग्स यही रखनी है। अब बताओ अगर कोई गलती निकलेगी तो जमील एंड कंपनी वाला भी क्या करेगा, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट वही ऑडिट रिपोर्ट उठाएगा जो लॉ में लिखी हुई है, और अगर कोई गलती होगी तो क्या करेगा, एक्सेप्ट फॉर करके एक्सप्लेनेशन दे देगा। अब बताओ यूजर के लिए ऑडिट रिपोर्ट रीड करना आसान हो गया, उनको पता है कि जी रिपोर्ट जमील एंड कंपनी से है या फकीर एंड कंपनी से है या सलीम एंड कंपनी से है, फर्गसन से है, रिपोर्ट कैसी होगी, एक ही वर्डेड होगी। अगर कोई गलती होगी तो मुझे जाके देखना, एक्सेप्ट फॉर का वर्ड तलाश करना है, एक्सेप्ट फॉर का वर्ड इसका मतलब है सब चीजें सही हैं, गुर्दों में मसला है, ऐसा। तो मुझे एक बात बताएं सर, ऑडिट रिपोर्ट की वर्डिंग्स क्या है? अब बताओ ऑडिट रिपोर्ट जो डिफाइन हुई है किसने डिफाइन की है? अगर ऑडिट रिपोर्ट की वर्डिंग्स चेंज हो गई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक रिपोर्ट ऑडिटर ने दी है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी हो ये रिपोर्ट देनी है। अब बताओ अगर सही नहीं होगी तो हम उसको क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे? अब बताओ रिपोर्ट मॉडिफाई कब होती है?
जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मसला होगा, आगे हमने देखने और भी मसले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई मसला नहीं है, जो लॉ ने रिपोर्ट दी है एज इट इज छाप दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फेयरली, प्रेजेंटेड ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है जी, जो लॉ की वर्डिंग एज इट इज छाप दो। अगर कोई गलती होगी तो क्या करोगे, तो फिर उसको मॉडिफाई करोगे। ये बात समझ आती है? अब मुझे बताओ, अगर मैं किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाता हूं, उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट डली हुई है, वो एज पर लॉ नहीं है, वहां एक्सेप्ट फॉर का वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है सर वो? अब बताओ मॉडिफाइड रिपोर्ट किसको बोलते हैं? मॉडिफाइड बोलते ही क्यों है? हम कहते हैं जो लॉ ने रिपोर्ट दी है वो एक ऐसी कंपनी की दी है जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती निकली इतनी कि वो मटेरियल हो और हमें अपनी रिपोर्ट को क्या करना पड़े, चेंज करना पड़े, तो मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाइड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि क्लीन रिपोर्ट लॉ ने बताई हुई है, ऐसा जी। हम कह रहे हैं भाई सब सही है, इन्वेंटरी में मसला है, हाँ ठीक है जी। ये वर्डिंग हमने एक दफा डलवाई रिपोर्ट के अंदर, हमने डलवाई अपने ऑर्डर को एक्सेप्ट फॉर की जगह सेव्ड फॉर इस्तेमाल करो। हमारा ऑडिटर लंगूर था, उसने डाल दिया, ठीक है जी। स्टॉक एक्सचेंज में जब रिपोर्ट्स चेक की जा रही होती हैं कि ये क्लीन रिपोर्ट, ये मॉडिफाइड, ये क्लीन, ये मॉडिफाइड, तो सर्च क्या कर रहे होते? एक्सेप्ट फॉर, निकल गई, ठीक है जी। तो जलालत मैं डंडा बिरयानी भी खाने जाऊं फेसबुक पे आ जाता है, ठीक है जी। यहाँ देख लो, आफ्टर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है जी, द ऑडिट या ऑडिटर ड्रॉ इज कंक्लूजन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और नॉट, ठीक है। कंक्लूजन आपने कब ड्रॉ करना है? एविडेंस के बाद। द रिपोर्ट इज एड्रेस टू शेयर होल्डर्स नॉट मैनेजमेंट, ये हम सबको पता है। ऑडिट रिपोर्ट हैज अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट फॉर सर्कमस्टांसेस इन व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्ट कौन सी है? क्लीन, क्लीन रिपोर्ट स्टैंडर्डाइज्ड है। अब बताओ फिर, if financial statements are not prepared as per financial reporting framework and the auditor amends or modify the audit report accordingly, रिपोर्ट मॉडिफाई होने का क्या मतलब है? हमने स्टैंडर्ड वाली रिपोर्ट उठा के तब्दील कर दी, इसका मतलब है क्यों? हर कोई मसला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसा। द रिपोर्ट इज नॉट मॉडिफाइड फॉर इमटेरियल स्टेटमेंट्स, इंस्टेड द रिपोर्ट इज ओनली मॉडिफाइड फॉर मटेरियल एंड परवेसिव। अब सुनो जरा दोस्त, सुनो, मैं बता रहा हूँ परवेज क्या, रुको। मेरे बच्चों, एक चीज होती है जनाब, गौर से सुनना, एक चीज है क्लियरली ट्रिवियल। क्या है जनाब? ये किसी का अब्बा भी आपको नहीं बताएगा जिसने पास पेपर याद किया है। एक चीज है मटेरियल, एक चीज है मटेरियल बट नॉट परवेसिव, और चौथी चीज क्या है? मटेरियल एंड परवेसिव। हमारी क्लास है कितने बजे तक? बस ये आखिरी चीज हम देख रहे हैं। क्लियरली ट्रिवियल का मतलब है इतनी छोटी मिसस्टेटमेंट कि जिसको ऑडिटर मैनेजमेंट से डिस्कस तक नहीं करता। छोड़ यार, 2-1,500 रुपए की मिस्टेक है, क्या इसको डिस्कस करेंगे जाके मैनेजमेंट से, ठीक है जी। क्लियरली ट्रिवियल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म भी नहीं की जाती है, हटा दो जी। इमटेरियल, सर मिस्टेक छोटी है लेकिन और बहुत सारी इमटेरियल मिस्टेक जमा हो गई ना तो मिस्टेक मटेरियल हो सकती है। इमटेरियल है, हम मैनेजमेंट को बोलेंगे जरूर कि यार ये इमटेरियल तो है लेकिन देख ले भाई, और में स्टेटमेंट्स निकली ना तो ये शायद कलेक्टिवली मटेरियल हो जाए। इमटेरियल में स्टेटमेंट में हम अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं करते लेकिन मैनेजमेंट को कम्युनिकेट जरूर करते हैं, ऐसा। मटेरियल बट नॉट परवेसिव, इस पे क्या करेंगे हम? सर हम अपने परवेसिव का मतलब क्या है? परवेसिव का मतलब होता है इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाए, हम कहें यार स्टेटमेंट से खराब है। ऐसा कब होता है? जब बहुत सारे हेड्स के अंदर मसला आ जाए, इन्वेंट्री भी खराब, रिसीवेबल भी खराब, पीपी में मसले, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं यार भाई ये क्या, मैं रिपोर्ट में अपनी क्या लिखूं, गुर्दे भी खराब, दिल भी खराब, मुंह भी खराब, ये लिख दो भाई, बंदा ही खराब, ऐसा। क्लियरली ट्रिवियल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट भी
नहीं करते, मैं बराबर में लिख रहा हूं सर। कम्युनिकेशन और रिपोर्ट, हाँ जी, क्या ये कम्युनिकेशन करेंगे, मैनेजमेंट कम्युनिकेट करेंगे? नहीं। रिपोर्ट क्लीन देंगे हम, कोई इफेक्ट नहीं है। इमटेरियल कम्युनिकेट करेंगे लेकिन रिपोर्ट क्लीन देंगे। मटेरियल, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खराब नहीं है, बस दो तीन चीजें ऐसी हैं जो, एक आध चीज ऐसी है जो इसमें मटेरियल मसला है। मटेरियल का मतलब है जिसमें 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ज्यादा का मसला है। ये हमने आगे जाके अभी मटेरियलिटी का पूरा स्टैंडर्ड देखना, मेरे साथ ही देखो। मटेरियल जनरली क्या होता है, 5% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, हम कह रहे हैं जनाब सारी चीजें सही है, बस इन्वेंट्री में मसला है। सारी चीजें सही है, रेवेन्यू सॉरी अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट प्रोविजन गलत बना हुआ है। सारी चीजें सही है, डेप्रिसिएशन गलत बुक हुआ है। तो सर इसमें हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट भी करते हैं और रिपोर्ट को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। मॉडिफाई की एक सूरत क्या है, क्वालिफाई कर देना। क्वालिफाइड की वर्डिंग्स क्या होंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर, ऐसा। परवेसिव क्या है, तबाही, सब खराब, सब खराब। कह रहे हैं यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें तो हर एक चीज में मसला है। तो सर एक तो कम्युनिकेट भी करेंगे और ओपिनियन देंगे एडवर्स। क्या चीज है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव, ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ऐसा। डिस्क्वालीफाई क्या होता है, डिस्क्वालीफाई तो बंदे को करते हैं ना, रिपोर्ट को हम कैसे करूं, रिपोर्ट में तो ओपिनियन देना ना। हमें आगे कहा गया इस रिपोर्ट पे, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन दो, हमने कहा सब सही है, सब सही है, एक आध चीज खराब है, लानत ऐसी रिपोर्ट पे, ये सही नहीं है। तीसरा वो क्या हमारे पास सर, चौथा वो वर्जन क्या, एडवर्स रिपोर्ट। एडवर्स रिपोर्ट कब देते हैं, जब सर इतना बुरा हाल हो। अच्छा सुनो, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री का एसेट 70% है, कितना, एक इन्वेंट्री में मसला है, क्या लिखूं मैं क्वालिफाई नहीं करूंगा, मैं एडवर्स ओपिनियन दूंगा। मैं 60-70% मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इन्वेंट्री में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब सही है, जो इन्वेंट्री का छोटा सा हेड है ना, इसमें प्रॉब्लम है। नहीं, एक हेड इतना बड़ा हो कि वो ऑलमोस्ट 50% तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में छा जाए, या बहुत सारे हेड्स में मसला आ रहा हो और लगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक मेजर पार्ट क्या है गलत है, तो हम क्या देंगे, सर हमारे पास पूरा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है इस चीज के ऊपर, ऑडिट ओपिनियन के ऊपर, कि कब हमें ऑडिट ओपिनियन एडवर्स देना है, कब हमने क्वालिफाई करना है, कब हमें क्लीन ओपिनियन देना है। जी सही कर दे, फिर एरर नहीं होगा, खत्म, स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी। क्या चीज क्वालिफाई, अच्छा मुझे बताओ, क्लीन ओपिनियन अनमॉडिफाइड है, क्वालिफाइड मॉडिफाइड, एडवर्स भी मॉडिफाइड। मॉडिफाई का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रिपोर्ट की वर्डिंग्स को चेंज कर देना, डन, खत्म ना, फिर तो नहीं है ना। ये तो वो चीज है जिसमें मैनेजमेंट ने क्या कहा, हम लानत बेचते हैं, हम नहीं चीजें चेंज करेंगे, हमारा ओपिनियन डिफरेंट है, फिर तो क्लीन हो गई ना, फिर तो क्लीन। परवेसिव का मतलब दोबारा बता दें, परवेसिव का मतलब बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑलमोस्ट 50-60% ही खराब है, गलत है, तो मैं उस पर यह नहीं कह सकता कि इस बंदे का सब सही है। मैं कहूंगा यार हाथ में मसला है, दिल में मसला है, हम कहेंगे जनाब इस बंदे के सब सही है, दिल भी खराब है, गुर्दे भी खराब है, ये भी खराब है, वो खराब है, पूछेगा ना बंदा सही क्या है, मैं कहूंगा हाथ सही नहीं जी। एक आध छोटी मिस्टेक है, मतलब मटेरियल है लेकिन एक आध मिस्टेक है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मोर देन 50% हिस्सा ही खराब है, ठीक है जी, हर जगह मसले। डिस्क्वालीफाई का वर्ड है ही नहीं स्टैंडर्ड में, ठीक है जी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जनाब।